सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के। सॉइल साइंस की मृदा विज्ञान की एक नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मृदा विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि रहने वाला है मैन्योर्स, फर्टिलाइजर और साथ ही साथ बायो फर्टिलाइजर। तो इस चैप्टर से, अगर हम कहें इस टॉपिक से, तो आपको बहुत सारे प्रश्न एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। और ये प्रश्न आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फॉर्म में देखने को मिलेंगे। या हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि मैन्योर्स में आपके कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, या मैन्योर्स को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो कौन कौन से मेथड्स यहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है। या फर्टिलाइजर से क्वेश्चन आपको सीधे पूछा जा सकता है कि किस फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट का कंटेंट कितना होता है, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर से क्वेश्चन आपको हाल फिलहाल एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। वही टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले आप सभी लोग जुड़ जाओ। और कैसे हो आप सभी? स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो? शुरू करें अपनी क्लास को। रवि गुड इवनिंग, आकृति गुड इवनिंग सभी को, ठीक है। तैयार हो? तैयार हो? शुरू करें हम लोग। तो कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, कल का हमारा जो डिस्कशन था ये रहा था अराउंड द सॉइल्स के बारे में। हमने सॉइल के बारे में पढ़ा था। और यहाँ पे जब हम सॉइल की बात कर रहे थे तो विभिन्न प्रकार की सॉइल हमने पढ़ी थी। उसमें हमारे पास सेलाइन सॉइल भी थी, अल्कलाइन सॉइल भी थी, प्रॉब्लमेटिक सॉइल भी थी, वाटरलॉग्ड सॉइल भी थी। उन सभी को हमने पढ़ा था। इसके अलावा भी जो हमारी सॉइल थी, इसमें आप एलुवियल सॉइल की बात करो, अगर रेड सॉइल की बात करो, रेड सॉइल की बात करो, ठीक, बहुत काफ़ी टाइप की जो हमारी सॉइल थी उनको हमने डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए, आप सभी मस्त हो। चलिए, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कल की क्लास से। और आई होप आप सभी रिविजन करके आए होंगे, ठीक है। तो पहले तो सभी को गुड इवनिंग। कुणाल, श्रद्धा, आकृति, रवि। शुरू करते हैं अपना क्लास। और आप सभी से कुछ मैं कुछ यहाँ पे प्रश्न पूछने वाला हूँ। उन प्रश्नों का आंसर आप सभी को देना है, ठीक है। प्रश्नों का आंसर आप दीजिए और फिर अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की जब भी हम बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की जब भी हम बात करते हैं, तो सॉइल में सबसे पहली बार मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट एरिया किस सॉइल का आपको देखने को इंडिया में मिलता है? पहला प्रश्न। दूसरा मैं प्रश्न आप सभी से जानना चाहूंगा कि जो ब्लैक हमारी सॉइल होती है, यानी कि कह सकते हैं काली जो मृदाएं होती हैं, इनका काला रंग किसके द्वारा होता है? ब्लैक जो सॉइल होती है, ब्लैक जो सॉइल्स होती है, इनका काला रंग किसके कारण होता है? ब्लैक सॉइल्स का जो ब्लैक कलर है किसके कारण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल्स का जो कलर ब्लैक होता है किसके द्वारा मिलता है? दूसरा, मैं चाहूंगा कि आप सभी बताएं, रेड जो सॉइल्स हैं, हम लाल मृदा की अगर बात करते हैं, रेड सॉइल्स की बात करते हैं, तो इनका रेड जो कलर है ये किसके कारण हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो सैलाइन सॉइल्स हैं, सैलाइन सॉइल की ईसी कितनी होती है? यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ईसी यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी होती है? और साथ ही साथ कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं कि अगर हम कह रहे हैं एसिडिक सॉइल, ठीक है, एसिडिक सॉइल, ये कल की क्लास में मैंने बताया नहीं था, लेकिन एसिडिक सॉइल अब जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं इतना तो क्लियर हो गए होंगे कि एसिडिक सॉइल कहाँ कब कहोगे, या कौन कौन से ऐसे एरिया होंगे जहां पे आपको एसिडिक सॉइल देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, फटाफट बताइए, इन सभी प्रश्नों के आंसर आप लोग करिए और फिर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न मैंने आप सभी से पूछा कि हाईएस्ट एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा एरिया में किस प्रकार की सॉइल हमको देखने को मिलती है? ठीक है। तो हाईएस्ट एरिया की अगर आप बात करते हैं तो बिल्कुल एलुवियल जो सॉइल है, ठीक है। कौन सी सॉइल है? एलुवियल जो सॉइल है, यानी कि हम इनको क्या कह रहे थे? जलोढ़ मृदाएं। क्या थी ये? हमारे पास जो जलोढ़ मृदाएं थी ये सबसे ज्यादा एरिया में भारत में पाई जाती हैं। और ऐसी मृदाएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है हमारी भांगर, एक होती है हमारी खादर, ठीक है। आप सभी को पता है खादर भांगर। खादर और भांगर, यानी कि अगर मैं खादर यहां पे लिख रहा हूं तो अब खादर आप लोग बताओ कि खादर किसको कहोगे? पहला प्रश्न। दूसरा, यहां से बताओ कि भांगर किसको कहोगे? खादर और भांगर किसको आप कह रहे हो, ठीक है। खादर कौन सी है और भांगर कौन सी है? पहला प्रश्न आप सभी ने आंसर करेक्ट दिया। एलुवियल सॉइल का सबसे ज्यादा एरिया हमको देखने को मिलता है। दूसरा मैंने पूछा था ब्लैक सॉइल का जो रंग ब्लैक आपको देखने को मिल रहा है, काला रंग जो देखने को मिल रहा है, ये किसके द्वारा देखने को मिल रहा है? ये आपका है टिटेनीफेरस। कैसा है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के द्वारा हमें कलर जो है ब्लैक देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरा मैंने पूछा था रेड कलर। रेड कलर की बात करें या कभी कभी येलो रंग भी दे देता है, येलो कलर, तो ये किसके द्वारा था? इसका आंसर किसी ने किया है भांगर। भांगर क्या है? हमारे पास ओल्ड सॉइल है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? जो हमारे पास भांगर है ये हमारी क्या है? ओल्ड एलुवियल।
ये कैसी है, ये ओल्ड एलुवियल अगर सॉइल की आप बात करते हो तो ओल्ड एलुवियल में आपको भांगर आएगी। और खादर जो हमारे पास है, खादर, ये आपकी कैसी है, न्यू एलुवियल जो सॉइल्स होती है ये आपकी कहलाती है खादर। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है, प्रवीण जी सही बता रहे हैं, साक्षी का भी सही है, रवि, न्यू एंड ओल्ड के बेसिस पर हम इसको डिवाइड करते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा था रेड सॉइल, तो रेड सॉइल के बारे में किसी ने बताया क्या, फेरस ऑक्साइड, बिल्कुल सही है, फेरस ऑक्साइड की बात करेंगे, या फेरस के जितने भी ऑक्साइड होते हैं इनके द्वारा, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड कहो या फेरस ऑक्साइड कहो, इनके द्वारा हमको जो सॉइल में कलर देखने को मिलता है ये रेड देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सही हिमांशी। फिर आता है सेलाइन सॉइल। सेलाइन सॉइल की हमने बात की थी। सेलाइन सॉइल्स कैसी सॉइल है, ऐसी सॉइल्स जहां पे क्या है, हमको ईसी ज्यादा देखने को मिल रही है। ईसी क्या प्रेजेंट करती है, ईसी की जब मैं यहां पे चर्चा आपसे कर रहा हूं, ईसी क्या बताती है कि हाउ मच सॉल्ट, साल्ट मतलब लवण, ठीक है, लवण कितने हैं, तो लवण की उपलब्धता को ये बताता है ईसी, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो इसको हम मापते किस में है, डेसी साइमंस में नापते हैं इसको, और डेसी साइमंस में नापते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी होती है मोर देन कितना होता है, मोर देन 4 होती है। ठीक है, याद रखना ये वैल्यू जो होती है मोर देन 4 डेसी साइमन देखने को आपको मिल जाती है। ठीक है, मोर देन 4 डेसी साइमन देखने को आपको मिलती है, करेक्ट है। एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल सबसे ज्यादा कहां पाई जाएंगी, कौन सा ऐसा एरिया होगा जहां पे हमको सबसे ज्यादा एसिडिक सॉइल देखने को मिलेंगी, एरिया पूछा है ना। अगर स्टेट की मैं बात करूं तो पार्टिकुलर, एसी बंद करना है सर, ठीक है, मोर देन डेसी साइमनसन, बिल्कुल। कभी कभी यूनिट भी पूछ लेते हैं तो यूनिट याद रखना, जो इसी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इसकी जो यूनिट है डेसी साइमनसन देखने को हमको मिलती है। डन, बताओ। गुजरात, गुजरात में होगा। सैलाइन सॉइल हमने बताई थी आपको, इसी बंद करने को बोला था, बंद कर, हाँ बंद कर लेना ना, वो तेज हो गया वो, भी बंद करेंगे ये वाले से। एसिड सॉइल, सैलाइन सॉइल की बात की थी, ओवरऑल सैलाइन सॉइल की तो कहां थी, ठीक है, गुजरात, गुजरात आप सभी बता रहे हो, बताओ। आपको कल सैलाइन सॉइल का एरिया मैंने बताया था, ओवरऑल साल्ट अफेक्टेड सॉइल की बात करें, ठीक है, हिली एरियाज में मैंने एरिया रीजन पूछा है, अभी स्टेट नहीं बताना, स्टेट मैंने पूछा ही नहीं, मैंने आपसे पूछा कि एरिया कौन सा होगा, एसिडिक सॉइल कहां पे ज्यादा बनेगी, हिली रीजन से। हिली रीजन कह सकते हो, या आप कह सकते हो, या क्या कह सकते हो आप, ऐसा क्षेत्र जहां पे पानी ज्यादा भरा है, यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, रेनफॉल ज्यादा होता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल और रीजन यहाँ पे भी आपको एसिडिक सॉइल देखने को मिलती है, और पीएच इनका लेस देन 7 होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आई थिंक आपका रिवीजन अच्छा है, पढ़ के आप सभी आए और मोस्टली सही प्रश्न का आंसर दे रहे थे। चलिए आज का हम जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये हमारा है मैन्योर्स, यानी कि खाद। ठीक है, मैन्योर्स की बात करेंगे हम, इसके अलावा ग्रीन मैन्योरिंग की बात करेंगे। इसमें भी 2 टाइप का हमको मैन्योर देखने को मिलता है, ग्रीन मैन्योर है, एक हमारा कैसा है, ग्रीन मैन्योरिंग 2 प्रकार की देखने को मिलती है, एक इन सिटू है, एक सिटू है, उसकी बात करेंगे। फर्टिलाइजर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और बायो फर्टिलाइजर। देखो हमारी क्लास तो बहुत बड़ी याद रहने वाली है, और एक बार आप सभी लोग काम करना ना, थोड़ा एनर्जेटिक रहना, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब चल रही है इस वीक, लेकिन आप सभी एक काम कर सकते हो, आप थोड़ा एनर्जेटिक रहना, क्लास में थोड़े हम और बातें भी करेंगे ताकि हमारा इंटरेस्ट बना रहे। टॉपिक हमारा बड़ा है और आज ही हमें कवर करना है। ठीक है, तो पहले सब खुद को ही बोल दो कि हाँ हम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं तो खुद को बोल रहा हूँ, लेकिन तबीयत कहीं ना कहीं खराब है, आप देख भी रहे हो चीजें, और हम प्रयास करेंगे कि इसको पूरा हम लोग कवर करें। ठीक है, पूछने वाले थे, अच्छा वाटर लॉक्ड से रिलेटेड पूछने वाले थे, हाँ ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछता हूं, वाटर लॉक्ड से रिलेटेड हम पूछने वाले थे, तो बिल्कुल मैं पूछ लूंगा कि वाटर लॉक्ड की अगर बात करें, ठीक है, वाटर लॉक्ड अगर सॉइल की मैं बात करूं, वाटर लॉक्ड सॉइल, पहले तो वाटर लॉक्ड सॉइल बनने का रीजन क्या है, इसका रीजन बता दो फटाफट, रीजन क्या है वाटर लॉक्ड सॉइल बनने का, क्यों बन रही है। दूसरा, अगर मैं बात करूं यहां पे वाटर लॉक्ड सॉइल की बात करूं, तो इसमें इस मतलब वाटर लॉक्ड सॉइल को हम मैनेज करने के लिए, इसको मैनेजमेंट अगर हमें करना है तो मैनेजमेंट के लिए क्या हम कर सकते हैं, ये बता दो। ठीक है, ये बता दो, अगर पढ़ के आए हो, मैंने देखो किसको याद था,
हिमांशी पटेल को सर कुछ पूछने वाले थे, मैंने बोला ना कि पूछने वाला हूं, मैं भूल गया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस चीज को याद दिलाओ या आप उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताओ, है ना। मैंने बोला था तो पढ़ के आना चाहिए था। इसके अलावा यहां से क्वेश्चन हमें पूछा जाता है और ये हो सकता है आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में देखने को मिले। एक बहुत ही प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं बायो ड्रेनेज। क्या है? बायो ड्रेनेज। अब ड्रेनेज, बायो ड्रेनेज तो बाद में पढ़ेंगे, पहले तो हम पढ़ लेते हैं ड्रेनेज क्या होता है। पहले तो हमें जानना चाहिए कि व्हाट इज द ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या होता है? मान चलो आपने क्या किया, आपके पास खेत है, आपने यहाँ पे पानी लगाया, ठीक है, आपने इरिगेशन प्रोवाइड किया, और इरिगेशन प्रोवाइड किया तो क्या है, यहाँ पे आप पानी भर जाएगा, पानी भर जाएगा, और 24 आवर्स के बाद क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू आधा नीचे चल जाएगा, आधा बाष्प बन के उड़ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल रीजन की, मासेनराम की, चेरापूंजी की, गुजरात की, यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, पूरे वर्ष भर पानी भरा रहता है, तो वहां की जो सॉइल्स होती है ये वाटर लॉक्ड हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर माइक्रोपोर्स और मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स दोनों में अगर वाटर है, यानी कि सॉइल कैसी सिचुएशन है, सॉइल की जो कंडीशन है सैचुरेट कंडीशन है, ठीक है। सैचुरेशन अगर सॉइल में हमको देखने को मिलता है, माइक्रोपोर्स माइक्रोपोर्स दोनों में वाटर देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को कह सकते हैं दिस इज द वाटर लॉक्ड सॉइल। और बायो ड्रेनेज जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, ड्रेनेज का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अगर एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा अगर वाटर है तो इसको हम रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे भाई, ठीक है, तो उसको कहोगे ड्रेनेज। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अभी बायो ड्रेनेज। बायो मतलब होता है लिविंग, ठीक है। बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग। हम क्या कर रहे हैं, ऐसी कोई लिविंग टेक्निक, ऐसे कुछ जीवित पौधों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके थ्रू बायो ड्रेनेज हम कर रहे हैं। यानी कि पानी को, एक्स्ट्रा जो पानी उसको निकाल रहे हैं, तो वो हमारा बायो ड्रेनेज होगा। यानी कि लिविंग जो एजेंट है इनका प्रयोग करके हम पानी को निकाल रहे हैं, एक्स्ट्रा पानी, तो हमारा कहलाएगा बायो ड्रेनेज। तो बेसिकली रीजन क्या है, यहाँ पे अधिक पानी, पानी की अधिकता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन है, यानी कि वाटर लॉगिंग कंडीशन हमें देखने को यहाँ पे देखने को मिल रही है। और मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो पूछा जाता है कि वाटर लॉग्ड सॉइल के मैनेजमेंट के लिए क्या करोगे, तो आप बायो ड्रेनेज अपनाओगे, ठीक है। और बायो ड्रेनेज तो आप अपनाओगे, अरे सर क्या हम खुद घुस जाएं पानी के अंदर, हम ही तो लिविंग हैं, हम ही तो लिविंग है, तो यानी कि आप चाह क्या रहे हो, हम ही पानी के अंदर घुस जाएं और अपने अंदर पानी निकालें और उसको बाहर करें, क्या करें हम थोड़ी ना चले जाएंगे, या क्या करें, कोई डोमेस्टिक हमारा पेट है ना, कोई जानवर हम पालें उसको, वही तो लिविंग है। आपका मतलब क्या है, लिविंग का मतलब क्या कहना चाह रहे हो, कि हम घुस जाए, हम वाटर लॉक्ड सॉइल को सही करें जाके, हम उसमें ड्रेनेज का काम करें, नहीं आपको नहीं करना है। यहाँ पे आप तो हो ही है, जब आप पढ़ते हो लिविंग की बात करते हो, यानी कि जीवित इंसान की, एक तो जीवित हम है, लिविंग है, और एक हमारे पास पौधे हमारे हैं। तो अब हम अपना इस्तेमाल, खुद का इस्तेमाल ना करके हम क्या करेंगे, बिल्कुल हितेश ने सही लिखा है, हम यहाँ पे प्लांट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे प्लांट का इस्तेमाल। प्लांट, तो प्लांट हमारे पास पूछा जाता है एग्जाम्पल बायो ड्रेनेज में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं प्लांट के, तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक तो आपके पास यूकेलिप्टस हो गया, ठीक है, लिप्टस, यूकेलिप्टस हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास जामुन का प्लांट आता है, जामुन, ये भी बायो ड्रेनेज में इस्तेमाल हम कर सकते हैं इसको, जामुन हो गया। एक केजुरीना प्लांट होता है, केजुरीना, ठीक है, ये रीना नहीं है, केजुरीना है, प्लांट है, तुम कुछ और मत समझना, केजुरीना हो गया। और हमारे पास क्या है, इसके अलावा आपका यूकेलिप्टस हो गया, जामुन हो गया, केजुरीना हो गया, और ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास प्लांट है। तो इनको हम अर्जुन को भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इसी में से आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है। यूकेलिप्टस सबसे ज्यादा फेमस है, केजुरीना भी हो गया, जामुन भी हो गया, ये हमारे इसमें निकल के आते हैं, बायो ड्रेनेज में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गए, यही मैं पूछने वाला था। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा वाटर लॉक्ड सॉइल कैसे बनती है, कैसे इसको हम सही कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आज का जो हमारा टॉपिक है इस पे हम लोग मूव करते हैं, और यहाँ पे हम पढ़ने वाले क्या है, खाद मेनोर्स क्या होता है, ग्रीन मेनोरिंग क्या है, और कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले आता है मेन्योर्स, ठीक है, मेन्योर्स या हम कहें कंपोस्ट, ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे, आपको सभी को पता है, एक वर्ड अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आप सभी को पता होगा क्या है, वो जो वर्ड है वो वर्ड हमारा है, बर्ड चिड़िया नहीं, वर्ड मतलब शब्द वाला, ये वर्ड कौन सा है, FYM, FYM, यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर। हिंदी भाषा में कहें या लोकल में कहें, हम कह सकते हैं गोबर की खाद। क्या है, गोबर की खाद, एक गोबर की खाद है हमारे पास। दूसरा अगर यहां पे मैं आपको बताऊं क्या है, एक हमारे पास मेन्योर्स हो गए, ठीक है। कंपोस्ट, ये किस में आएगा, कंपोस्ट, कुछ शब्द हैं इनको समझ लो पहले। और हमारे पास क्या होता है,
और हमारे पास क्या है, फर्टिलाइजर है। बेसिकली अगर आप देखोगे मोटा मोटा, ठीक है, मोटा मोटा अगर आप देखते हो तो क्या है यहाँ पे, हम अगर प्लांट को हमें ग्रो करना है, यानी कि पौधे अगर हमको उगाने हैं, हमें पौधे उगाने हैं, तो हमारे पास क्या है, दो ही चीजें हैं इनको न्यूट्रिएंट देने के लिए। न्यूट्रिएंट कैसे मिलेगा प्लांट को, प्लांट को न्यूट्रिएंट कैसे मिलेंगे, या तो हम इनको क्या करें, हम खाद को अप्लाई करें, ठीक है, हम या तो खाद डालें, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, या तो हम मैन्योर्स यहाँ पे डालें, ठीक है, या हम यहाँ पे क्या करें, कंपोस्ट डालें, या हम यहाँ पे क्या करें, फर्टिलाइजर्स डालें, तभी तो न्यूट्रिएंट मिलेंगे। ये सोर्स किसके होते हैं, तो ये यहाँ पे जो जितने भी वर्ड आप है भाई, हम लिखो, आप कंपोस्ट लिखो, आप फर्टिलाइजर लिखो, आप मैन्योर्स लिखो, ये सभी किसके स्रोत होते हैं, न्यूट्रिएंट के स्रोत होते हैं। यानी कि अगर पौधे को आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने हैं, उसको खाना लेना है, तो कैसे आप किसके क्या डालोगे, या तो कंपोस्ट डालो, या मैन्योर्स डालो, या फिर फर्टिलाइजर डालो। लेकिन बेसिक डिफरेंस यही होता है हमारा, जब आप मैन्योर शब्द यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको मैन्योर शब्द लिखता हूं, मैन्योर्स, या फिर मैं यहाँ पे कंपोस्ट लिख दूं, कंपोस्ट, और दूसरा वर्ड यहां पे लिखूं मैं फर्टिलाइजर, तो दोनों में डिफरेंस सिंपल यही है, मोटा मोटा डिफरेंस हम यही लेके चल सकते हैं कि जो कंपोस्ट होते हैं कि ये हाई क्वांटिटी में हम क्या है, इसको अप्लाई करते हैं, और इनकी जो क्वांटिटी रहती है, ठीक है, इनकी जो क्वांटिटी रहती है ये लेस रहती है, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये हाई क्वांटिटी में क्या करते हैं, लेस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, लेस न्यूट्रिएंट रहते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, लेस क्वांटिटी में यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट रहते हैं ये हाई रहते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट जो यहाँ पे रहेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये रहेंगे, ये आपको हाई देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं मैन्योर्स पे। मैन्योर्स की बात करते हैं, तो मैन्योर्स क्या होते हैं, बेसिकली मैन्योर्स की अगर आप बात करोगे तो मैन्योर्स होते क्या, मैन्योर्स जो होते हैं प्लांट, या हम कह सकते हैं एनिमल का जो बेस्ट होता है, ठीक है, प्लांट का बेस्ट हो सकता है या एनिमल का बेस्ट हो सकता है। एनिमल आप भी सभी हो, मैं भी हूं, है ना, सभी एनिमल है, हो कि नहीं हो, ऐसा तो नहीं है कोई। एक बार क्या हुआ, अभी अखबार में, अभी तो मतलब 1 साल 2 साल हो चुका है, तो अखबार में एक दिन एक न्यूज आती है कि एक महात्मा जी हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि हे भगवान, है ना भाई, श्रद्धे, है ना, महात्मा जी को इज्जत तो देनी चाहिए ना, तो उनसे पूछा जाता है, हे महात्मन, कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें और हमें ये बताएं कि हमारा उद्गम कैसे हुआ है, ठीक है। महात्मा जी एकदम, है ना, कुछ थोड़े कह सकते हैं आनंदित मिजाज के थे, तो महात्मा जी बोलते हैं, ये तो आपको जानना चाहिए कि आपका ओरिजिन कहां से हुआ है। तो पत्रकार उनसे फिर से कहता है कि महात्मा, हमें ये पता चला है कि हमारा जो ओरिजिन हुआ है ये बंदर से हुआ है। तो महात्मा जी को माइक देता है ना, तो महात्मा जी कहते हैं कि हाँ, हो सकता है कि तुम्हारा ओरिजिन बंदर से हुआ है, लेकिन हमारा ओरिजिन जो हमारे उत्पन्न जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है, ये हमारे जो पूर्वज थे वो हमारे ऋषि मुनि थे, महात्मा ही थे, आपके हो सकते हैं बंदर हो। तो सिंपल मतलब यहाँ पे यही कहने चाह रहे हैं हम कि जो मैन्योर्स हैं ये एनिमल का जो बेस्ट है, या हम कहें प्लांट का जो रेसिड्यू है, वो रेसिड्यू हम एज ए सोर्स ऑफ जब न्यूट्रिएंट लेते हैं तो उसको हम मैन्योर कहते हैं, उसको हम खाद कह देते हैं, ठीक है, उसी को हम मैन्योर कह देते हैं या खाद कह देते हैं। लेकिन दिक्कत यहां पे ये आती है कि इनको हम बल्क में, बहुत ज्यादा मात्रा में इनको क्या करते हैं, हम इनको क्या करते हैं, ज्यादा मात्रा में हमें चाहिए होते हैं, और ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं तो क्या है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट जो है वो कम है, न्यूट्रिएंट की जो कंसंट्रेशन हमें है ये यहाँ पे कम देखने को मिलती है। लेकिन ये क्या करते हैं, सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मृदा की अगर हम यहाँ पे बात करें, सॉइल की अगर बात करें, तो उसको हेल्थ बहुत, उसकी हेल्थ जो होती है, ठीक है, हम कह सकते हैं सॉइल की जो हेल्थ होती है इसको बहुत अच्छा कर देते हैं, ठीक है, सॉइल की हेल्थ को बहुत अच्छा कर देते हैं। यहाँ पे अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की हेल्थ मैं जब भी बोलूंगा तो आप क्या समझोगे, हेल्थ से क्या समझते हो, हेल्थ में जब भी बोलूं तो आप 3 शब्द बोलोगे फटाफट, क्या बोलोगे, एक तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, एक तो केमिकल प्रॉपर्टी, और एक हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, पढ़ चुके हैं तीनों, ठीक है। तो इनको अच्छा करते हैं ये मैन्योर्स, जब हम अप्लाई करेंगे बल्क क्वांटिटी में डालते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में डालते हैं, ज्यादा मात्रा में डालते हैं, तो ये करते क्या है, सॉइल की जो स्ट्रक्चर होती है उसको अच्छा करते हैं, उसकी बायोलॉजिकल हेल्थ को अच्छा करते हैं, उसकी फिजिकल हेल्थ को अच्छा करते हैं, उसकी केमिकल हेल्थ को अच्छा करते हैं, माइक्रोब्स के नंबर बढ़ते हैं, पोर्शन बढ़ते हैं, सब कुछ यहाँ पे अच्छा रहता है, ठीक है। लेकिन न्यूट्रिएंट जो होते हैं कम मात्रा में प्रोवाइड होते हैं। तो डेफिनेशन में सिंपल लिखा भी यही है, मैंने आपको वही समझाया है, मैन्योर्स आर प्लांट एंड एनिमल वेस्ट दैट आर यूज एज अ सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, जो कि प्लांट के न्यूट्रिएंट के सोर्स में हम यहाँ पे इनको इस्तेमाल करते हैं। या कह सकते हैं मोस्ट जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स की बात करेंगे, कार्बन जिसमें पाया जा रहा है, ठीक है, वो ऑर्गेनिक है, जिसमें कार्बन नहीं पाया जा रहा है वो इनऑर्गेनिक है, सिंपल यही समझना है। मोस्ट ऑर्गेनिक जो मैन्योर्स होते हैं कंटेन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट
देयरफॉर प्रोवाइड ए बैलेंस सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द क्रॉप। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट की अगर बात करेंगे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट आपको पता है, देखो टोटल प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो 108 जो न्यूट्रिएंट हैं इसको चाहिए होता है, लेकिन 108 न्यूट्रिएंट है हमारे पास। मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़ोगे तो और भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हर साल न्यूट्रिएंट उसे कोई हो सकता है एलिमेंट यहाँ पे कंपाउंड ऐड कर दिया, लेकिन प्लांट को जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है ये 17 ही चाहिए। कितने? 17 ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है ये चाहिए, और तो बहुत माइन्यूट मात्रा में, बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, कुछ पीपीएम या पीपीबी में चाहिए, पार्ट पर मिलियन या पार्ट पर बिलियन, पीपीबी जिसको कहते हो, उनमें चाहिए होता है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन जितने भी 17 न्यूट्रिएंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इनका इंपॉर्टेंट रोल है, और इन 17 न्यूट्रिएंट को ही हम एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कह रहे हैं। तो ये प्रोवाइड किए जाते हैं बाय के। तो जब हम बात कर रहे हैं मेन्योर्स की, तो मेन्योर्स बेसिकली हमारे पास दो प्रकार से निकल के आते हैं। एक जो हमारे पास मेन्योर होता है इसको हम कहते हैं, मेन्योर्स को अगर आप डिवाइड करोगे तो मेन्योर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं इस बेसिस पे कि इनकी, ठीक है, मिनरल्स को जब आप डिवाइड करोगे तो इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बल्की ऑर्गेनिक मिनरल होते हैं, दूसरे हमारे पास कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मिनरल होते हैं। बल्की जैसा नाम है, बल्क मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होंगे, किसमें? बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, और कंसंट्रेट मतलब कम मात्रा में चाहिए, ठीक है। तो दो प्रकार के आपको यहाँ पे जो मिनरल्स हैं वो देखने को यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बल्की ऑर्गेनिक मेन्योर, सबसे पहले हम हेडिंग यहाँ पे डालते हैं और शुरुआत करते हैं हम बल्की ऑर्गेनिक मेन्योर्स की, ठीक है। बल्की ऑर्गेनिक मेन्योर्स की अगर हम लोग चर्चा करें यहाँ पे, तो बल्की के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो बल्की होते हैं यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, और जब बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए तो इनमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, स्मॉल परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड दे आर अप्लाइड इन लार्ज क्वांटिटी। पहले ही अभी बता चुका हूं मैं कि इनको हम क्या करेंगे, लार्ज, ज्यादा मात्रा में, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इनको हम इनको ज्यादा मात्रा में डाल रहे हैं, लेकिन इनमें जो न्यूट्रिएंट मिल रहा है, इनमें जो पोषक तत्व मिल रहे हैं, ठीक है, इसमें जो पोषक तत्व मिल रहे हैं ये कम मिल रहे हैं, ठीक है। ये पोषक तत्व इसमें है, हमको कम मिल रहे हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की इसकी बात करें, फार्म यार्ड मैन्योर हो गया, ठीक है, कंपोस्ट हमारा हो गया, ग्रीन मैन्योर्स हो गए, नाइट सॉइल है ना, नाइट सॉइल, गुड मॉर्निंग है ना, वर्मी कंपोस्ट, ये आपके पास एग्जाम्पल निकल के आते हैं बल्की ऑर्गेनिक, जो बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। इसके अलावा अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास कंपोस्ट की बात कर रहे हैं, ग्रीन मैन्योर, नाइट सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, इनके बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास आता है फार्म यार्ड मैन्योर, यानी कि जो गोबर की खाद है, फार्म यार्ड, ठीक है। फार्म मतलब आपका पूरा जो फार्म होता है, एक एरिया, एक लैंड का एरिया जहां आप बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हो। बेसिकली आप लाइव स्टॉक को भी पाल रहे हो, आप क्रॉप को भी कल्टीवेट कर रहे हो, आप वेजिटेबल भी ग्रो कर रहे हो, आप वहां पे बहुत सारी एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हो, पोल्ट्री भी कर रहे हो, ठीक है। तो वो फार्म, और वहां पे जो यार्ड है, मतलब उस जो हमारा खुला एरिया होता है उसको यार्ड कहते हैं, वहां पे जो इकट्ठा हो रहा है मैन्योर्स वही आपका है, यानी कि गोबर की खाद है, सिंपल समझो। तो इसको जनरली हम 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अप्लाई करते हैं। चाहे कोई भी क्रॉप हो, कोई भी प्रकार की आप क्रॉप उगाना चाहते हो, तो क्वांटिटी आप याद रखना, किसी भी क्रॉप को, आज से मंत्र है ये, जैसे हम करते नहीं, बहुत सारे मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग बहुत सारे मंत्र पढ़ते हैं, और उन्हीं मंत्रों में याद रखना कि जब भी FYM की बात हो, फार्म यार्ड मैन्योर की बात हो, तो आप किसी भी क्रॉप में 10 से 15, 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फार्म यार्ड मैन्योर डाल देना, ठीक है। फार्म यार्ड मैन्योर स्वाहा, कितना स्वाहा, 10 से 12, 10 से 12, 10 से 15, 10 से 20 डाल देना। लेकिन याद रखना कि इसको कब डालना है, लगभग 40 से 45 दिन पहले डालना है, किसी भी क्रॉप को उगाना है तब, ठीक है। चलिए, तो वेजिटेबल क्रॉप की बात करो, आप फॉडर की बात करो, आप ग्रासेस की बात करो, कोई भी क्रॉप है, आराम से आप इतना डाल सकते हो। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास की अगर हम लोग बात करें तो एक याद रखना, 98 यानी कि 0.5, 54 0.25, पहले 98 54 चलती थी। किसी की नानी जी ने 98 54 दी है उनको, बताओ आप में से है कोई ऐसा भाग्यशाली जिसको अपनी नानी जी के द्वारा 98 54 मिली हो? तो इसका जो फार्मूला है यही है, फार्मूला है, इसका गुरु मंत्र है। ये आपको कैसे याद रखना है, इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस रेशियो कैसे याद करना है, तो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास का जो रेशियो है इसमें 98 54 98 करके मिलता है, यानी कि 0.5 आपको यहाँ पे ये मिलेगा नाइट्रोजन, 0.25 मिलेगा फास्फोरस, और 0.5 यहाँ में मिलेगा आपको पोटास, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो फार्म यार्ड मैन्योर है यहाँ पे इतना आपको ये न्यूट्रिएंट का कंटेंट देखने को मिलता है कोई? यस सर, आकृति को मिला है और कुणाल को मिला है 98 54। देखे भी हो कोई लोग, तुम लोग कुछ देखे हो? मेरे पास अभी भी है। सही है यार। पता है, एक लड़का तुम्हारी तरह ऑफलाइन जब मैं क्लास ले रहा था तो एक बालक आता है मेरे पास, बड़ा एक्साइटमेंट है ना, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, और एक सिक्का लेके आता है। उसमें क्या होता है, जो नहीं चांदी के सिक्के चलते थे, और कहते उसके पीछे कमल बना होता है। तो सर कहता है, सर मैंने ना आज बहुत
बहुत बड़ा कुछ पाया है। हमने क्या पाया है ऐसा? कह सर देखिए, तो कह रहा है सर बहुत लाखों में बिकेगा, हमने यूट्यूब पे देखा है ना। तो ऐसा तो कोई नहीं है, तुम लोग सैंत के रखे हो, सैंत के मतलब छुपा के रखे हो और बहुत लाखों में उसकी कीमत हो जाएगी, है ना। गांधी जी का चश्मा बन जाएगा आपका, चवन्नी अठन्नी अठन्नी, बस अठन्नी देखे हो, चवन्नी हम तो चलाए भी हैं। अठन्नी तो चलती थी मेरे जमाने में, मैं ज्यादा बूढ़ा हो गया क्या? देखा है, देखा है मतलब क्या है? अठन्नी तो चलती थी ना, चवन्नी तो नहीं चलती थी, लेकिन अठन्नी चलती थी। हाँ? यूपी के कुछ रीजन है वहां पे अठन्नी चलती थी, 2003 4 5 तक चली है अठन्नी, है ना। अभी भी है। अब तो वो एक रुपए का छोटा सिक्का होता है वो भी नहीं ले रहे हैं, है ना, उसको भी मना करते हैं कि नहीं। अच्छा, तुम लोग इसीलिए रखे हो, रखे रहो। अच्छा, 1-2 करोड़ हो जाए उसकी कीमत तो बता देना हमें भी। हाँ हाँ, हमारे पास भी रखी, वो भी तुम लेके जाना, उसको भी कर देना, ठीक है। चलो 0.5 भी, हाँ सही बात है। हाँ पैसे कुछ मिलते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कुछ पैसे मिलते हैं। हाँ होता है, कुछ ऐसे सिक्के होते हैं जो वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन अब तुम कहोगे हर एक अठन्नी तुम्हारी 2 करोड़ में जाएगी, हाँ तो फिर देख लेना, हमारे पास भी है, कुछ ले जाना, है ना, और आपका भला हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है फार्म यार्ड मैन्योर का, कैसे हम इसको बना सकते हैं, मेथड। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ कंपोस्ट प्रिपरेशन। मेथड ऑफ कंपोस्ट प्रिपरेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो FYM हम बना रहे हैं तो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं इसको बनाने के लिए। कौन कौन से आते हैं? एक तो हमारे पास होता है पिट, पिट मतलब गड्ढा, ठीक है, गड्ढा, है ना, गड्ढा वाला मेथड है। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमर्शियली जो मेजोरिटी ऑफ फार्मर है ये क्या करते हैं, गाँव में क्या करते हो, या तो आप क्या करोगे, ये गाँव में क्या होता है, इस तरीके से सकरे रास्ते होते हैं, है ना, और गाँव के बाहर पूरा गाँव इस तरीके से बसा है। गांव वाले मुझे अजीब लगते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब अजीब लगते हैं, उनके चाल चलन अजीब लगते हैं। पूरे गांव के बीच इस तरीके से रह रहे हैं, और गांव के किनारे चारों तरफ रास्ता है, मतलब ये मान चलो ये रास्ता है, ये जो रास्ता यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ क्या करेंगे, जो भी उनका गोबर होगा, जो भी फार्म से निकलेगा, पूरे गांव की जितनी भी सड़कें होती हैं उनके किनारे किनारे डाल देंगे, ठीक है। और वही उनका फार्म यार्ड मैन्योर बनता रहता है, FYM बनता रहता है। कभी कभी क्या होता है, इसको सबसे अच्छा मेथड जो होता है वो आप ऊपर मत डालो, दिखते होगे इस तरीके से किनारों पे डाल देते हैं ना, रोड के किनारों पे डालते हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन इसको सबसे अच्छा बनाने का मेथड यही है कि आप क्या करो, इस तरीके से आप ट्रेंच खोद दो, ठीक है, गड्ढे खोद दो, भर जाएंगे तो अच्छे से डिकम्पोजिशन हो जाएगा उसका, ठीक है। तो याद रखना ये भी सही है। अच्छा चलो बढ़िया है, ठीक है। जो सबसे मेथड यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास पिट मेथड निकल के आता है, यानी कि यहाँ पे हम पिट्स बनाते हैं। दूसरा मेथड निकल के आता है हमारे पास ट्रेंच मेथड। ये ट्रेंच मेथड आप लोग याद रखना, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, CN आचार्य द्वारा दिया गया है, इसको CN आचार्य मेथड भी कहते हैं। और बेसिकली FYM यहाँ पे जो हम प्रिपेयर करते हैं, इसके इस मेथड के थ्रू यहाँ पे जो कंटेंट हमको न्यूट्रिएंट का मिलता है, मोर न्यूट्रिएंट कंटेंट देन अदर मेथड, ठीक है। अदर मेथड की अपेक्षा यहाँ पे न्यूट्रिएंट का कंटेंट हमको ज्यादा देखने को मिलता है। और थर्ड हमारा आता है हीप मेथड, हीप मेथड, ठीक है। हीप मेथड बेसिकली क्या है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट का जो लॉस होता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ दिस मेथड, ठीक है। कॉमनली ये यूज फार्मर के थ्रू किया जाता है, बट यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है कि सिग्निफिकेंट जो लॉस है न्यूट्रिएंट का हमें देखने को मिलता है जब हम प्रिपरेशन करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस मेथड, ठीक है। जब इस मेथड को अपनाते हैं हीप, तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन यहाँ पे होने लगता है, न्यूट्रिएंट का लॉस यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। हीप गड्ढे हैं तो उस वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरा हमारे पास निकल जाता है कंपोस्ट। अब आते हैं कंपोस्ट पे। कंपोस्ट की अगर बात करेंगे, कंपोस्ट बेसिकली क्या होता है, जो कंपोस्ट अगर आप कह रहे हो, यानी कि कंपोस्ट क्या है, पहले तो हम समझ गए कि हमारे पास मेनोर्स क्या है। कंपोस्ट यानी कि जो भी आपका रेसिड्यू है, जो भी आपके पास क्रॉप का रेसिड्यू है, कुछ भी आपके पास रेसिड्यू है, अगर ये रॉट हो जाएगा यानी कि सड़ने लगेगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर में। यानी कि हम कह सकते हैं जो क्रॉप रेसिड्यू है, ठीक है, क्रॉप रेसिड्यू क्या हो रहा है, रॉट कर रहा है, रॉट मतलब सड़ रहा है, और ये फाइनली किसमें, ऑर्गेनिक मैटर में अगर ये कन्वर्ट हो जा रहा है, तो हम इसको क्या कह देंगे, कहेंगे क्या, इसको बोलेंगे कंपोस्ट। ये क्या हो गया है, कंपोस्ट हो गया है। कहते नहीं उस दिन जैसे प्रवीण जी चिल्ला रहे थे, सर मैं भी मिलूंगा, सर मैं भी मिलूंगा, याद आ रहा है कुछ तुम लोगों को, क्या बोल रहे थे प्रवीण जी जब मैंने हॉर्जन पढ़ा रहा था, है ना, इन्हें हॉर्जन पढ़ाना मुश्किल कर दिया था उस दिन। एक इतना अच्छा सेंटेंस यूज किए थे कि मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि हम लोग जो जीव जंतु होते हैं वो ओ हॉर्जन में मिल जाते हैं, तो प्रवीण जी क्या बोले थे कि मैं भी मिलूंगा, और बहुत
फनी अंदाज में बोले थे। सिंपल यही है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कर देते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो हमारे पास है क्रॉप का रेसिड्यू है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी, तो ये हमारा कंपोस्ट कहलाएगा, यानी कि कंपोस्ट बन गया। जो हिचन से और रिचर्ड जो साइंटिस्ट हमारे देखने को मिलते हैं इन द ईयर ऑफ 1921, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रिपेयर किया था कंपोस्ट फ्रॉम द स्ट्रा भूसा जो आपका है, ठीक है, स्ट्रा से। और ये इनके पास रॉथसन एक्सपेरिमेंट स्टेशन जो है इंग्लैंड में पड़ता है। फिर डिस्पोजल ऑफ स्ट्रा बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। उसी समय पहली बार हमें देखने को मिलता है कि जो हेसन और रिचर्ड्स नाम के साइंटिस्ट हैं ये कंपोस्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरीके से आपका कंपोस्ट है, यानी डिकम्पोजिशन जब हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर का, तो उसको आप कंपोस्ट कह दोगे, ठीक है। चलो अब आते हैं कंपोस्ट को कैसे आप बना सकते हो। इस कंपोस्ट बनाने के मेथड है क्या? हाँ, कंपोस्ट बनाने के भी बहुत सारे मेथड है। कैसे, कौन कौन से मेथड है? सबसे पहले हमारे पास मेथड निकल के आता है एडको। बोलो फटाफट, भूल जाओगे। एडको मेथड का पूरा नाम क्या होता है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है, ये आपका पूरा नाम है एडको मेथड। हिचसन और रिचर्ड्स साइंटिस्ट द्वारा ये दिया जाता है। दूसरा आता है हमारे पास मेथड एक्टिवेटेड कंपोस्टिंग मेथड, जो कि फाउलर और रीस द्वारा इन द ईयर ऑफ 1922 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस बंगलोर में ये दिया गया था। तीसरा आता है इंदौर मेथड, ठीक है, और चौथा होता है हमारे पास बंगलोर मेथड, जिसको हम CN आचार, ठीक है, CN आचार ने इसको दिया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलोर में। और कंपोस्टिंग बेसिकली यहाँ पे अर्बन जो एरिया होता है वहाँ पे हम कंपोस्ट तैयार करते हैं इस मेथड के थ्रू, बंगलोर मेथड के थ्रू। और फिफ्थ हमारे पास आता है मायादास, ठीक है, मायादास मेथड। बेसिकली ये मायादास जो हमारे डॉक्टर मायादास साइंटिस्ट हैं, वो डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिलते हैं यूपी के, और वही इस मेथड को इन्वॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 5 मेथड है, एक एडको मेथड है, एक एक्टिवेटेड कंपोस्टिंग मेथड है, एक हमारे पास इंडोर मेथड है, इंदौर है, ये इंदौर जगह है, ठीक है, और फिर आपका बंगलोर मेथड है, फिर आपका मायादास मेथड है, ठीक है। चलिए तो आते हैं थोड़ा इनका डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से मेथड है और इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमारे पास निकल के आता है इंदौर, ठीक है, राहत इंदौरी वाला। इंदौर आप बोलो घर के अंदर क्या है बनता है? नहीं, इंदौर है, इंदौर जगह है, ठीक है। इसको हम हिप मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये एरोबिक मेथड होता है, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा मेथड एरोबिक है, कौन सा इनएरोबिक है। इसको डेवलप किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री इंदौर बाय द हार्वर्ड, जो अल्बर्ट हार्वर्ड है, इन्होंने इसको डेवलप किया था। इस मेथड में जो एनिमल का डंग होता है इसको यूज करते हैं, ठीक है। देख रहे हो एनिमल हमारे लिए कितने फायदेमंद है, इनका डंग जो है वो उसको यूज किया जा रहा है, और इसको कैटलिस्ट करते हैं। कैटलिस्ट मतलब होता है उत्प्रेरक। जो कैटलिस्ट होते हैं एज ए वर्क करते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक जो बेस्ट होते हैं इसको यूज करके हम क्या है कंपोस्ट बनाते हैं। ये आप देख रहे हो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है अगला जो मेथड है, ये बंगलोर मेथड, ठीक है, बंगलोर मेथड। तो बंगलोर मेथड बेसिकली ये आपका एनएरोबिक मेथड है। कैसा है? एनएरोबिक मेथड आपको देखने को मिलता है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये CN आचार्य द्वारा ये डेवलप किया जाता है, और ये बेस्ट मेथड है। पूछता भी कभी कभी प्रश्न ये पूछा जाता है कि बेस्ट मेथड ऑफ कंपोस्टिंग कौन सा है? तो बेस्ट मेथड ऑफ कंपोस्टिंग की बात करो तो आपका कौन सा? इंदौर बंगलोर मेथड है, ठीक है, बंगलोर मेथड है। यहाँ पे बेसिकली जो नाइट सॉइल है इसका हम लोग रिकमेंडेशन वेयर नाइट सॉइल एंड रिफ्यूज आर यूज फॉर द प्रिपेयरिंग द कंपोस्ट। नाइट सॉइल है, ठीक है, नाइट सॉइल, ठीक है, नाइट सॉइल अभी पढ़ेंगे हम लोग उसमें नाइट सॉइल के बारे में। बेसिकली नाइट सॉइल इसको क्यों कह रहे हैं वो सारी चीजें। और लेबर यहाँ पे जो कॉस्ट से भी होती है, नो नीड ऑफ टर्निंग, इसको टर्न करने के, यानी कि उलटना पलटना नहीं पड़ता है, और यहाँ पे स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर यहाँ पे किया जाता है। तो उस तरीके से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अगला मेथड हमारे पास आता है नाइट सॉइल। अब चूंकि नाइट सॉइल के बारे में पढ़ ही लेते हैं क्योंकि यहाँ पे यूज भी हो रही है नाइट सॉइल। बेसिकली नाइट सॉइल हम इसलिए कहते थे कि पहले जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है बेसिकली, इसको कुछ सोसाइटी में पार्टिकुलर लोग इकट्ठा किया करते थे ब्रिटिश कॉलोनी के टाइम। तो इसको इकट्ठा करने का जो काम था बेसिकली नाइट में किया जाता था, तो इसीलिए हम इसको नाइट सॉइल कह देते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि जो नाइट सॉइल है ये ह्यूमन का एक्सक्रीटा है, एक्सक्रीटा इन द सेंस, ठीक है, अब तो आप सब जानते ही हो, इसमें क्या ही डिस्कशन करना। तो 2 चीजें हमारे पास हैं यहाँ पे, एक तो होता है सॉलिड पोर्शन, है ना, एक हमारे पास है लिक्विड पोर्शन। सॉलिड जो पोर्शन है, लिक्विड पोर्शन है। सॉलिड पोर्शन को स्लेज करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी आ जाता है तो पढ़ लेना, है ना, बेकार का टॉपिक है, कोई मतलब बन नहीं रहा है। लिक्विड जो पोर्शन है ये कॉमनली इसको हम सीवेज कहते हैं, ठीक है, सीवेज कहते हैं। सीवेज और स्लेज दो चीजें हैं, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो आप वहां से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें न्यूट्रिएंट का जो कंसंट्रेशन होता है ये ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट
न्यूट्रेंट का जो कंसंट्रेशन ज्यादा पाया जाता है, नाइट्रोजन यहाँ पे 5.5% है, फास्फोरस 4% है और पोटेशियम जो आपका है ये 2% देखने को मिलता है। ये आपका रिचर न्यूट्रेंट का सोर्स होता है। बेसिकली इसमें हैवी मेटल्स भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं और इसी वजह से हम क्या है इसको सीधे प्लांट में यूज नहीं करते। बदतमीजी की है तो बहुत कूटे जाओगे तुम लोग, है ना। इसीलिए क्या करते हैं हम इसको सीधे यूज नहीं करते हैं और पॉडरेट सिस्टम भी इसको हम कह देते हैं, ठीक है, पॉडरेट सिस्टम भी इसको कह देते हैं। चलो आगे बढ़ो, बेकार चीज। फिर आते हैं हम सीप एंड गोट मिनरल से। दांत क्यों निकल रहे हैं तुम्हारे, हैं? कौन हंस रहा है? ये क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन याद कर लेना, है ना। चलो फिर आता है हमारे पास सीप एंड गोट मिनरल्स। सीप और गोट मिनरल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, न्यूट्रिएंट कंटेंट जो यहाँ पे है, न्यूट्रिएंट का जो कंटेंट है, हाँ हंस लो तुम पहले सब लोग, है हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? ऐसा क्या पढ़ा दिया हमने इसमें? बेकार चीज है तो उसको बेकार का ही बोलूंगा ना मैं, है ना। चलो गोट और सीप मिनरल में कभी कभी न्यूट्रिएंट का कंटेंट पूछ लेते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 3% है, फास्फोरस यहाँ पे 1% है, पोटास यहाँ पे 2% है। फिर आता है पोल्ट्री, ठीक है, पोल्ट्री यानी कि मुर्गी, इसको लीटर भी बोलते हो, पूछते हैं कभी कभी लीटर। लीटर क्या होता है? बिछावन, ये जो बिछावन होती है, बिछावन, ठीक है, मुर्गी पालते हो और मुर्गी के नीचे जो इस तरीके से आपको मिलता है उसको आप बिछावन कहते हो, उसको लीटर कह देते हो। यहाँ पे आपको 3% नाइट्रोजन मिलता है, लगभग 2.63% फास्फोरस और 1.14% आपको पोटास देखने को मिलता है। थर्ड हमारे पास आता है ग्रीन मैन्योर, इसको डिटेल में हम करेंगे। तो ग्रीन मैन्योर बेसिकली, ग्रीन मैन्योर की आप बात कर रहे हो, ग्रीन मैन्योर में क्या है, ये ग्रीन मैन्योर की जब भी आप डिस्कशन करते हो, ग्रीन यानी कि हरा, मैन्योर्स मतलब चारा, उसको हम क्या करते हैं एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए यूज करते हैं। तो दो प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। एक पहले तो इंपॉर्टेंट बात करते हैं, तो ये सॉइल की जो स्ट्रक्चर है इसको अच्छा करता है, पढ़ाया थे हम लोग। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर ऐड करता है, ठीक है, और यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये दो प्रकार कह सकते हैं हम अच्छी मात्रा में हमको देखने को मिलते हैं। तो अब जब न्यूट्रिएंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं या ऑर्गेनिक ग्रीन मैन्योर की बात कर रहे हैं, तो दो प्रकार से हमको देखने को यहाँ पे मिलता है सिस्टम। एक तो आपका इन सिटू है, दूसरा हमारे पास एक्स सिटू है। जब इन सिटू की बात करोगे, इन सिटू यानी कि मान चलो ये आप खेत है, आपने क्या किया, यहाँ पे फसलें उगाई, आपने यहाँ पे क्या किया, फसलें उगाई और फसलों को आपने वहीं पे काट के फेंक दिया, है ना, काट के फेंक दिया, मानी ढेंचा है, ढांचा जो होता है इसको क्या करते हो, आपने खेत में उगाया, ग्रीन मैन्योर क्रॉप है, और ग्रीन मैन्योर क्रॉप है, आप जैसे ये नी हाई स्टेज पर पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप होती है इनको किस स्टेज पर काटते हैं, तो याद रखना किस स्टेज पर इनको हम काटते हैं, वो स्टेज होती है नी हाई स्टेज, नी हाई स्टेज, ठीक है। जो इनकी फ्लावरिंग नहीं होने देंगे हम क्या करेंगे, इनको फ्लावरिंग नहीं होने देंगे और इनको उसी प्लेस पे, उसी जहां पे हमने हुआ है उसी प्लेस पे काट के डाल देंगे और वो क्या होगा, देन हमारा वहां पे डिकम्पोज होगा, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो न्यूट्रिएंट है उसमें बेसिकली न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और एज क्या करेगा, वो न्यूट्रिएंट को ऐड कर देगा। तो ग्रीन मैन्योरिंग जब भी हम बात करते हैं दो प्रकार की देखने को मिलती है। सेम फील्ड में कर रहे हो तो आपका इन सिटू कहलाएगा, इसमें आपका सनहेम्प हो गया, ढेचा हो गया, क्लस्टर बीन हो गया, सेसबीनिया रोस्टाटा हो गया, ठीक है। ये स्टेम नेडुलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, स्टेम नेडुलेटिंग जो है ये आपको रोस्टाटा देखने को मिलती है, आगे बढ़ाएंगे भी। चलो इसके अलावा सेसबेनिया रोस्टाटा ये लिखा भी है, अच्छा, स्टेम नेडुलेटिंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप है, डन। फिर आता है एक्स-सिटू। एक्स-सिटू मतलब क्या है, मान चलो जैसे कि आकृति ने लगाया, है ना, ढेंचा लगाया अपने खेत में, ढेंचा लगाया कि इन्होंने कहा ठीक है हमारे खेत का जो कंडीशन है गुड हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर भी मिल जाएगा और न्यूट्रिएंट भी मिल जाएंगे। और प्रवीण जी, है ना, प्रवीण जी तो एक्वा कल्चर के हैं, इनको क्या करना है, सिंपल, है ना, रात में आए और मस्त ढेंचा काट के डाल दिए फट्टे में और लेके चले गए अपने फील्ड में डाल के, बकायदा कह रहे ठीक है, को करे कोई और खाए कोई और। या एक तो ये तरीका हो गया, यानी कि हमने क्या किया, कहीं पे उगाया किसी दूसरी जगह और डाला कहीं दूसरी जगह, तो ये कैसा हो गया, ये हमारा हो गया एक्स-सिटू, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। या सिंपल है, ऐसी कुछ क्रॉप है, ऐसी कुछ लीव्स होती हैं, जैसे ग्लाइडेशिडिया हो गया आपका, ग्लाइडेशिडिया के अलावा तुम्हारा सुबबूल होता है, इसको क्या करते हैं हम उगाते कहीं और हैं और लाके कहीं ग्रीन मैन्योरिंग और करते हैं, तो ये आपका एक्स-सिटू हो गया। ये कैसा सिस्टम है, एक्स-सिटू है, देखो। इसमें सबसे एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट रहते हैं कि एक्स-सिटू में हम क्या करते हैं, एक जगह हमारा उगाया कहीं और गया है और कलेक्ट करके हम लाते हैं दूसरी जगह, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। तो इसमें आपका सुबबूल पूछा जाता है, ग्लाइडेशिडिया सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ भी ना याद रहे इस स्लाइड में, इसको आप याद रखना, ग्लाइडेशिडिया, पोंगोमिया और नीम और महुआ, ये आपके जो प्लांट है इनको हम यूज करते हैं, ठीक है, इनको हम यूज करते हैं, ठीक है, इनको हम यूज करते हैं। डन। अब देख लो ये स्लाइड
बड़ा मुश्किल से आपको ये क्लास प्रोवाइड की जा रही थी, मतलब इन द सेंस कह सकते हैं कि इसको मैं थोड़ा शॉर्ट रखना चाहता था फिर, लेकिन इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा थी, कंटेंट इतना ज़्यादा था कि आपको देना ही था। तो यहाँ पे आते पहले हमारे पास सनहेम्प है। सनहेम्प को अगर आप डालते हो तो ये लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ऐड करता है, ठीक है। तीसरा आता है हमारा ग्वार। ग्वार को अगर आप डालते हो तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालती है। काउपी डालोगे तो 50, और आपके ग्रीन मैन्योर में ब्लैक ग्राम वगैरह को यूज करोगे तो ये करेगा 20 से 25, ठीक है। पता है सुबह से लेके शाम तक ये लास्ट क्लास हमारी होती है, बोल बोल के पूरा, है ना, एनर्जी ड्रेन ऐसी हो जाती है। लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि तुम लोग तो मतलब बहुत ज़्यादा ही पुराने हो गए ना, अब तो जब भी क्लास जब से स्टार्ट हुई है तो तुम सब लोग तो क्लास में इकट्ठे ही होते हो, है ना। और वही एक एनर्जी है, कहीं ना कहीं वो एनर्जी पकड़ के ले आती है, इतना बुलवाती है ना। मैं को कल्चर मजाक बन गया नहीं। अब परिवार में तुम तो जानते हो ना, जो सबसे छोटा होता है उसकी सबसे ज़्यादा बेइज्जती होती है ना। तो एक, या तो तुम खुद को अच्छा मान लो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा सब लोग प्यार करते हैं, है ना। सब लोग, मजाक नहीं होता है, मजाक अच्छा अपनों में मजाक अगर आप समझ रहे हो तो फिर इज्जत किसकी है? स्टूडेंट की कभी इज्जत होती है ना, इज्जत होती है कभी? तो इज्जत नहीं, मजाक नहीं बन गया। ये कहो आप केंद्र बिंदु हो इस क्लास के, है ना, आपकी चारों तरफ क्लास चल रही है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना, सबसे ज्यादा किसमें है तो काउपी, ठीक है, और साथ साथ सनहेम्प में आपको। डन। फिर आता है हमारा अगला बर्मी कंपोस्ट, ठीक है। फिर आता है हमारा बर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद, है ना। बहुत घिनौना लगता है ये, इसको छूना मुश्किल है। केचुए की खाद, पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं। केचुए की खाद, भाई अब केचुए की खाद है, और बेसिकली क्या होता है, जो केचुए की खाद की अगर हम लोग बात करें, केचुए की खाद की बात करें तो इसमें न्यूट्रिएंट हाई होते हैं। 12th में मेरे ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि 12th का मतलब ये क्वेश्चन था कि इसका जो एक्सक्रीटा होता है, आपसे भी पूछ रहा हूँ, एक्सक्रीटा होता है नहीं, ठीक है। इसका भी जो एक्सक्रीटा है, गुड मॉर्निंग है, इसको क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसको हम पुरीस कहते हैं, ठीक है, पुरीस। और पुरीस बेसिकली क्या होता है, जो बर्मी कंपोस्ट है, ये बर्मी कंपोस्ट सबसे ज्यादा क्या करता है, सॉइल में पोरोसिटी जो होती है उसको बढ़ाता है, ठीक है। पोरोसिटी, ये पोरस होता है, बहुत ज्यादा पोरस होता है, एमॉर्फस होता है, ह्यूमस की तरह ये देखने को हमको मिल जाता है, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना, जो केचुए की गुड मॉर्निंग होती है इसको पुरीश बोलते हैं, याद रखना। तो जो वर्मी कंपोस्ट क्या है, हम जब कंपोस्ट को बना रहे हैं बाय द यूज ऑफ वर्मी कंपोस्ट, यानी कि वर्म क्या है, वर्म्स क्या है, केचुओं को इस्तेमाल करके हम कंपोस्ट बना रहे हैं, तो उसको आप वर्मी कंपोस्ट कह दोगे, ठीक है। तो हम क्या कह दोगे, वर्मी कंपोस्ट कह दोगे। हम लोग राबे में बनाया था वर्मी कंपोस्ट, हाँ, सबके पास ये मिल जाता है कहीं ना कहीं। वर्मी कंपोस्टिंग इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज हैं, इजी टू है ना, जो काम इजी होता है यूनिवर्सिटी को कराने में वो करा लेते हैं। बर्मी कंपोस्ट तो करवा लेंगे सबसे, है ना, बर्मी कंपोस्ट सब बच्चे मिल जाएंगे कि रावे में सबने बर्मी कंपोस्टिंग की होगी, है ना, कुछ अच्छा करवाओ। चलो, तो देख भी रहे हो कि बर्मी कंपोस्ट यानी कि वर्म को यूज करके यहाँ पे बर्मी कंपोस्टिंग हम करते हैं। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो आते हैं आपसे, ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्पीसीज है यहाँ पे वर्म्स की, उनको हम यूज करते हैं। तो सबसे जो मोस्ट पॉपुलर है, या कह सकते हैं सबसे जो बेनिफिट ज्यादा करती है, वो आपकी है एसिनिया फोर्टिडा। एसिनिया फोर्टिडा, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्म्स हैं, जैसे कि बात करें लुम्ब्रिकस रुवेलिस है, ये इसको रेड वर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। यूड्रेलिस यूजेनिस है, ये इसको भी यूज करते हैं। इसके अलावा एक आपका एलो ऑफ्रॉन केली गिनोशा होता है, इसको भी यूज करते हैं, और इसको नाइट क्लाउडर के नाम से जानते हैं। ये आपका लुब्रिकस टेरेक्ट्रेसिस है, ठीक है। ये आप नाम इनके याद कर लेना। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है एसिनिया फोर्टिडा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका एसिनिया फोर्टिडा है। बेसिकली जब वर्मी कंपोस्ट आप बनाते हो तो वहां पे बहुत सारी चीजें देखते हैं। यहाँ पे जब वर्मी कंपोस्ट प्रिपेयर करते हैं तो एक तो आपके होते हैं सरफेस फीडर, एक होते हैं सब सरफेस फीडर, ठीक है। एक है सरफेस के ऊपर रहेंगे और जो फीडिंग करेंगे, ठीक है, फीडिंग करेंगे, और एक होते हैं सब सर्विस फीडर, वो क्या करते हैं, नीचे ले जाते हैं, बहुत ज्यादा नीचे ले जाएंगे और वहां पे फीड करेंगे। तो हम जब भी कोई स्पीसीज को चूज करते हैं, यानी कि कौन सी स्पीसीज हमारे लिए अच्छी होगी, कौन सी स्पीसीज हमारे लिए खराब होगी, यानी कि बेनिफिट ज्यादा नहीं पहुंचाएगी, उसमें हम यही देखते हैं उसकी फीडिंग हैबिट क्या है। अगर वो सर्फेस के ऊपर फीड करेगा तो जितना भी हम, कोई मान चलो हमने लीफ डाली, हमने कंपोस्ट डाला, हमने कोई भी क्रॉप का रेसिड्यू डाला, तो वो उसको फीड करेगा, उसको खाएगा और ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। प्रवीण को पहले तो ब्लॉक मारो, है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा गंदी गंदी बातें क्लास में कर रहे हैं, चाउमीन पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। चलो है, आ जाओ इधर। न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करते हैं कुछ मैन्योर्स में। यहाँ से इस टेबल से क्वेश्चन हो सकता है आप सभी से पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले आता है FYM।
या वाईएम जो आपको है यहाँ पे 98 54 98 देखने को मिलेगा, वही आपको याद रखना है 98 54 98। दूसरा आता है हमारे पास टाउन कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। टाउन कंपोस्ट बेसिकली क्या है, टाउन कंपोस्ट में न्यूट्रन का कंटेंट जो होगा वो ज्यादा होगा, 1.5% आपको नाइट्रोजन मिलता है, 0.4% आपको यहाँ पे फास्फोरस और लगभग 0.4% आपको पोटास देखने को यहाँ पे मिलता है। तीसरा आता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद कर लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में। 3%, 1%, 1.5% ये आपको यहाँ पे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास देखने को मिलता है। नाइट सॉइल ठीक है 5.5 4 2 यहाँ पे देखने को मिलता है। ग्राउंडनट केक और सरहम केक, ठीक है, ये पूरी टेबल याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ग्राउंडनट केक में आपको 3.5% नाइट्रोजन मिलता है, 1.5% पोटास देखने को मिलता है, 1.3% यहाँ पे पोटास पोटेशियम देखने को मिलता है। फिर आता है आपका पोल्ट्री मैन्योर्स। पोल्ट्री मैन्योर्स में 3% आपको नाइट्रोजन मिलता है, 2.63% आपके फास्फोरस मिलता है और 1.40% यहाँ पे आपको पोटेशियम मिलता है, ठीक है। चलिए टेबल याद कर लेना आप लोग, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है दूसरा, पहले हमारे पास बल्की हो गए, बल्की खत्म, दूसरा स्टार्ट होता है हमारे पास कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ठीक है। कंसंट्रेट यानी कि कम मात्रा में चाहिए लगेगा, ये कम मात्रा में लगेगा। और कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर की आप जब बात करते हो, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो खली होती है, एक तो जितनी भी खली हैं उनको हम यूज करते हैं, ठीक है, खली क्रॉप की जो खली हो गई उनको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑयल केक का हम इस्तेमाल करते हैं, ऑयल केक्स। एक ऑयल केक हमारे पास एडिबल होती है, एक हमारे पास नॉन एडिबल होती है। यहाँ से अभी यूपी SSSC में क्वेश्चन आया था, यूपी SSSC में क्वेश्चन आया, तो ध्यान से पढ़ना। तो सारी चीजें मैं इसीलिए ऐड करके लाया हूं, कुछ छूटे भी ना यहाँ पे। तो एडिबल की आप बात करोगे, एग्जाम्पल सबके आते हैं। जब हम क्या करते हैं, कोई हमारे पास मान लो कोई क्रॉप है, ठीक है, हमने क्या किया, इसको उगाया, हमने सरसों उगाई, सरसों के से क्या है, हमने ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ऑयल निकाल लिया। अब जिसकी खली बची, इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम एज ए न्यूट्रिएंट पर्पस के लिए हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर में चली जाएगी। तो इसमें एक आते हैं हमारे लिए एडिबल, एक होते हैं नॉन एडिबल, ठीक है। जो एडिबल हैं इसमें सुइटेबल रहते हैं फीडिंग के लिए, लाइव स्टॉक को हम खिला सकते हैं, और जो नॉन एडिबल होते हैं इनको लाइव स्टॉक को हम फीड नहीं करा सकते, ठीक है, हमें नहीं खाना है। अब ये मत समझ लेना कि आपको खाने की बात कर रहा हूँ, ये लाइव स्टॉक फीडिंग की बात हो रही है। तो ग्राउंडनट है, इसको आप फीड करा सकते हो, कोकोनट हो गया, कोकोनट केक, ये आपको फीड करा सकते हो। और नॉन सूटेबल होते हैं फीडिंग के लिए, यानी कि नॉन एडिबल है, तो इसमें आपको कैस्टर का केक आएगा, नीम केक आ जाएगा, महुआ आएगा, ठीक है, ये आपके इसमें आते हैं नॉन एडिबल में, ठीक है, नॉन एडिबल में आपको देखने को मिलता है। ये आपके कंसंट्रेट हो गए। फिर आता है एडिबल ऑयल केक्स में न्यूट्रिएंट का कंटेंट कितना है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको देखने को मिलेगा कोकोनट केक, ठीक है, कोकोनट में लगभग आपको 1.8 देखने को आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस रेशियो देखने को मिलता है। इसके अलावा नाइजन का इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, 4.7%, 1.8% और 1.3% देखने को मिलता है। इसके अलावा सेफ्लावर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका सेफ्लावर में सबसे ज्यादा आपको नाइट्रोजन कंटेंट देखने को मिलता है। ये आपका एडिबल में आता है, ठीक है, ऑयल केक है जो कि एडिबल है, लगभग 8.5 के करीब लगभग देखने को आपको नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है। ये आपकी याद कर लेना, इनको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नॉन एडिबल में, तो इसमें कैस्टर इंपॉर्टेंट है, 4.3% पाया जाता है नाइट्रोजन और 1.8% फास्फोरस और लगभग 1.3% के अराउंड आपको पोटाश देखने को यहाँ पे मिलता है। नीम केक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 5.2% आपको देखने को मिलता है नाइट्रोजन और 1.0% आपको फास्फोरस और 1.4% पोटाश देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है। महुआ अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, करंज याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इनमें भी। फिर आते हैं कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर। कंसंट्रेट में बेसिकली क्या है, और भी हम यूज करते हैं, केक तो हमारी हो ही गई, इसके अलावा ब्लड मील यूज करते हैं, ठीक है, ब्लड मील को भी यूज करते हैं। और हमारे पास जो मीट मील होता है इसको भी यूज करते हैं, फिश मील है इसको भी यूज करते हैं। अब हिंदी में इसको लिख दूं, शर्माना नहीं तुम लोग। ये क्या है हमारा, ब्लड यानी कि खून, ठीक है, इसको जानते हो, ब्लड मील, ठीक है। ये आपका क्या है, चूरा इसको बोलते हैं, मीट, ठीक है, फिश यानी कि मछली का चूरा, चूरा, समझ रहे हो, नाम भी इतना अच्छा इसको दे रहा है कि लग रहा है बहुत बढ़िया चीज है ये, है ना, बेकार की चीज है। चलो, जो ब्लड मील होता है इसमें नाइट्रोजन आपका 10 से 12% देखने को मिलता है, 1 से लेकर 2% आपको फास्फोरस देखने को मिलता है, लगभग 1% के करीब फास्फोरस देखने को मिलता है। दूसरा आता है मीट मील। मीट मील में आपको 10% आपको लगभग देखने को मिलेगा नाइट्रोजन, 2.5% आपको देखने को मिलेगा पोटास और 0.5% देखने को मिलेगा पोटाश, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग है। वर्ड गुआनो है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना एक बार, है ना, वर्ड गुआनो यहाँ से देख लेना, बोन मील देख लेना, और आपका मीट हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनका आप याद कर लेना। फिर आता है हमारे पास फर्टिलाइजर, तो ये हमारा खत्म हो गया। अब पूछो कोई क्वेश्चन है तो नहीं, मैनुअर से कुछ पूछना चाह रहे हो, फटाफट पूछो, मैनुअर से किसी का कुछ क्वेश्चन, कोई डाउट बताओ। पता ही नहीं चलता है, पूरा घंटा निकल जाता है ना, बताओ।
किसी का कोई प्रश्न नहीं? समझ आ गया सब कुछ? हिमांशी का कोई क्वेश्चन था सर, क्या था? अनडिकोरेटिकेटेड, अच्छा वो, अरे हस्क है या हस्क नहीं है, ठीक है, ऊपर कवरिंग है, कवरिंग मतलब जो हस्क होता है ना, उसको हमने उसको भी इस्तेमाल कर लिया है कि नहीं किया है? अगर दोनों आपने हस्क को इस्तेमाल कर लिया है तो डिकोरेटेड हो गया, नहीं किया तो अनडिकोरेटेड हो गया, ठीक है सर। जो नॉन एडिबल ऑयल केक है उनमें अनडिकोरेटेड लिखा था, उसका मतलब क्या है बताया ना, ठीक है। अच्छा हाँ, तुम्हारे क्वेश्चन था, यानी कि जो हस्क वाला पोर्शन है, हस्क जो ब्रेन कहते हो, यानी कि अपर जो पोर्शन होता है उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका क्या है, डिकोरेटेड हो गया। नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, अनडिकोरेटेड हो गया, ठीक है। और किसी को क्वेश्चन? सर वाई मैन्यूअर्स देन फर्टिलाइजर, अंडर रेट। अब वो तुम्हारा जो सब तुमने लिखा है सेंटेंस, उसी में इसका आंसर भी छुपा है। वाई सर, वाई अंडर रेट मैन्यूअर्स देन फर्टिलाइजर। अब देख लो, अंडर रेट इसीलिए बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। किसान को क्या है, किसान को बेसिकली ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो उसको टाइम लगे। टाइम को तो किसी के पास कह सकते हैं कि टाइम तो है ही नहीं, दूसरा बल्क में दे रहे हैं तो ये भी रीज़न है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं है, न्यूट्रेंट तुरंत मिल जाए, है ना। गेहूँ डालें 1 किलो निकल के आए 4 कुंटल, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो हमें, देखो होता है कि हमें जो बुराई होती है उनको हम मानते नहीं है। और कहते हैं ना कि आपको अगर अभी सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द है, आप क्या करोगे, सीधे जाओगे डॉक्टर के पास, दवाई खा लोगे। और एक होता है कि आप जाओ रेस्ट करो आराम से, ठीक है, रेस्ट करो सही हो जाओगे। लेकिन हमें क्या है, तत्काल रिजल्ट चाहिए, किसी भी काम को करें तुरंत हमें रिजल्ट मिले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप आराम से सोचोगे भी तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा, क्यों नहीं। हम बहुत सारी चीज़ें हैं, किसान से भी समस्याएं हैं और सरकार से भी समस्याएं हैं। भाई प्रमोट करो, ऑर्गेनिक मिनरल्स को बनाने दो, है ना, उनके लिए सब्सिडी दो, प्रमोट करो उनको। जो किसान मान चलो जैसे आप अगर रूरल से बिलोंग करते हो तो आप अगर देखते हो कि कोई ऐसा किसान है जो कि मैन्यूअल्स वगैरह FIM वगैरह बनाता है तो उसको सब्सिडाइज करो ना, उसको सब्सिडी दो। देखना अगले दिन सब पूरा गांव मैन्यूअल्स बनाना शुरू कर देगा। जैसे ही सब्सिडी इन द सेंस पैसे की जब भी बात होती है ना, तो वो अल्टीमेट तो रिजल्ट हमारा यही है ना। तो अगर मैन्योर्स पे सब्सिडी देना स्टार्ट कर दे तो कल से देखना पूरा गांव मैन्योर्स बनाना स्टार्ट कर देगा, है ना। कंपोस्टिंग पूरे गांव में शुरू हो जाएगी। जो किसान नहीं बना रहे उनके पास भी एक काम किया जाए, सबसे अच्छा है ना। तो आप लोग ऑफिसर बनो, इसीलिए तो है। आप इतनी अच्छी थिंकिंग है आप सभी की, है ना, इतना प्यारा सोचते हो, तो इसको काम में लाओ। आप लोगों से मिलते हैं तो फिर बेहतर हो जाता है कहीं ना कहीं। पता नहीं खांस क्यों नहीं रही हूं मैं, खांसी हंसी सब बंद हो गई है। वो आप लोगों का प्रभाव है ना। प्रभाव दबाव है या प्रभाव है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रभाव बना के रखे हुए दबाव, एक होता है आपका प्रभाव वो अच्छा, एक होता है दबाव वो बुरा है। पता नहीं क्या है, डर लग रहा है लेकिन आप लोगों से मुझे। डरना चाहिए कि नहीं चाहिए? चलो फिर आते हैं हमारे पास फर्टिलाइजर, उर्वरक खत्म हो गया। इसमें कुछ चीजें हमें पढ़नी रहेंगी, यहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर बेसिकली वही है। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे मटेरियल, ऐसा मैन्युफैक्चर हम इसको कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रूप से हम बनाते हैं और इनकी क्वांटिटी हम कम डालते हैं और ये न्यूट्रिएंट को कंटेन करते हैं, यानी कि इनमें न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम फर्टिलाइजर कहते हैं। फर्टिलाइजर बेसिकली क्या है? फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर आर द मटेरियल आइदर नेचुरल और मैन्युफैक्चर, नेचुरल फॉर्म में हो सकते हैं या फिर मैन्युफैक्चर फॉर्म में हो सकते हैं, कंटेनिंग न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं इनको। यहाँ पे क्या है, सिंपल यही कि फर्टिलाइजर जो हम मिनरल्स डाल रहे हैं, कंपोस्ट की बात कर रहे हैं, तो वो ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं, लेकिन इनको हम कम मात्रा में दे रहे हैं। और यहाँ पे हमें जो केमिकल फॉर्म में, ठीक है, केमिकल कंटेनिंग प्लांट न्यूट्रिएंट मिलते हैं। जो न्यूट्रिएंट मिल रहा है वो केमिकल की फॉर्म में यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। फर्टिलाइजर बेसिकली ऐसा मटेरियल है जहाँ पे हमको डिफिनेट केमिकल कंपोजिशन में, यानी कह सकते हैं डिफिनेट एक फिक्स पोर्शन में आपको जो न्यूट्रिएंट है वो मिलते हैं और इनकी एनालिटिकल वैल्यू हम निकालते हैं, कैपेबल ऑफ सप्लाइंग द प्लांट न्यूट्रिएंट इन अवेलेबल फॉर्म। जो अवेलेबल फॉर्म है, प्लांट कैसे लेते हैं। अच्छा, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का बड़ा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फोमो बना के रखे हैं, है ना। है कुछ नहीं,
जो पहले काम कर रहे थे, पहले जो किसान कर रहे थे, हमारे बुजुर्ग कर रहे थे, वही है। अब इसको बहुत ज्यादा फोमो बना के रखे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी कोई अस्त चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है, जब भी प्लांट लेते हैं, प्लांट न्यूट्रेंट को लेते हैं तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेते हैं। कैसे लेंगे? इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेंगे। और जब आप कोई प्लांट ही कह रहा है कि मुझे इनऑर्गेनिक फॉर्म में न्यूट्रेंट लेने हैं और आप कह रहे हो कि नहीं हम ऑर्गेनिक फॉर्म में देंगे आपको, लो तुम, हम इनऑर्गेनिक फॉर्म में। अरे प्लांट कह रहा है नहीं भाई मुझे इनऑर्गेनिक प्लांट चाहिए हमें न्यूट्रेंट, आप कह रहे हो नहीं नहीं ऑर्गेनिक फॉर्म में लो, ये बढ़िया है। मतलब ऐसा होता है कि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को आप बता रहे हो, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को आप बता रहे हो कि प्लांट या खेती कैसे करनी है, समझ रहे हो ना, खेती कैसे करनी वो सिस्टम हो जाता है। तो इनऑर्गेनिक जो फार्मिंग आपको देखने को मिलती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जब हम बात करते हैं, प्लांट इनऑर्गेनिक में ले रहा है, तुम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं बेहतर करने की जरूरत है, आप लोगों को आगे की जरूरत है, आगे आओ तुम लोग तभी कुछ होगा। फर्टिलाइजर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्टेट फर्टिलाइजर हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर हैं, मिक्स फर्टिलाइजर हैं, कंप्लीट फर्टिलाइजर, बहुत सारे टाइप के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे फर्टिलाइजर। हिस्ट्री की थोड़ी चर्चा करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, हिस्ट्री यानी कि इतिहास की अगर बात करेंगे फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर इंडिया में सबसे पहली बार आर्टिफिशियल रूप से सिंथेसाइज स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था इन द ईयर ऑफ 1896 यानी कि 1896 से, जब चिलियन नाइट्रेट जो आपका है वाज मैन्युफैक्चर एज अ फर्टिलाइजर, उसको किया गया था। और अमोनियम जो सल्फेट है, ठीक है, मैन्युफैक्चर जो अमोनियम हमारा सल्फेट है, इसका इंडिया में स्टार्ट होता है मैसूर से, और सबसे पहली बार ये 1938 में स्मॉल स्केल पे बनाया गया था। अगर बात करें 1981 की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहला वाज सेटअप फर्स्ट फर्टिलाइजर हम कह सकते हैं यहाँ पे फैक्ट्री, जो कि सिंदरी झारखंड में स्थापित की थी। तो ये कुछ हमारी हिस्ट्री है, याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। डन, किसकी नजर उतारनी है? अब आते हैं क्लासिफिकेशन में, यानी कि वर्गीकरण में। जब भी हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, यानी कि वर्गीकरण की, तो यहाँ पे हमको कुछ टर्म मिलते हैं। एक होता है कंप्लीट, एक होता है स्ट्रेट, एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो याद रखना, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, सिंपल कर लो इसको। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की, ठीक है। अगर कोई ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें ये तीनों नहीं पाया जा रहा है तो वो इनकम्प्लीट है, तीनों पाया जा रहा है तो कंप्लीट है, एक पाया जा रहा है तो वो सारी चीजें इसी बेसिस पे होती है, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के ही बेसिस पर यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। कंप्लीट यानी कि जब बात करोगे आप कंप्लीट की, संपूर्ण, ठीक है, तो कंप्लीट बेसिकली क्या है, कंप्लीट आप कब कहोगे, कंप्लीट कब कहोगे, जब तीनों न्यूट्रिएंट, जो 3 मेजर न्यूट्रिएंट है, 3 कौन से हैं, तो यही है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये कैसे हैं फर्टिलाइजर मटेरियल, जब तीनों पाए जाते हैं तो आप उसको कहोगे कंप्लीट। दूसरा आता है हमारे पास इनकम्प्लीट, और इनकम्प्लीट कब कह दोगे, तब जब तीनों नहीं पाए जा रहे हैं, ठीक है, तीनों नहीं पाया जा रहा, तीनों नहीं पाया जा रहा, तो कहीं ना कहीं आपको 3 में से दो मिल सकते हैं, एक मिल सकता है, तो आपका इनकम्प्लीट हो गया, ठीक है, सिंपल है। फिर आता है स्ट्रेट। अब स्ट्रेट बेसिकली क्या है, जब फर्टिलाइजर की हम बात करें, यहाँ पे ओनली सिर्फ एक मिले, एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट आपको यहाँ पे मिलता है, तो उसको क्या कहते हो आप, स्ट्रेट कह दोगे, तब आप स्ट्रेट कह दोगे। जैसे यूरिया हो गया, नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, तो स्ट्रेट है। फिर बाइनरी है, बाइनरी मतलब क्या होता है, 2, जब क्या है फर्टिलाइजर आपको 2 मेजर न्यूट्रिएंट देखने को मिले, मेजर न्यूट्रिएंट इसमें से हो सकता है नाइट्रोजन फास्फोरस हो, या हो सकता है फास्फोरस पोटास हो, जब 2 ही मिले तो बाइनरी। इजी है ना, समझ गए, ज्यादा हाय तोबा नहीं करना है, चीजों को सिंपल रखना है ताकि क्वेश्चन हमारे सही हो जाए, है ना, नहीं तो फिर क्वेश्चन लगाओगे तो हो गए कंप्लीट यानी कि 3, और कॉम्प्लेक्स यानी कि 3, अब तो पता ही नहीं, भूल गए, तो ऐसा मत करना, जो बताया वही याद रखना, सिंपल, लिखा कुछ भी हो, हमारे दिमाग में चीजें चलनी चाहिए, क्या होता है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। बताओ ये समझ आ गया, किसी का डाउट है इसमें, कंप्लीट क्या है, इनकम्प्लीट क्या है? यस, डन, चलो बताओ, आगे आ जाओ। आगे कुछ और है, जैसे टर्चरी है, टर्चरी मतलब क्या है, टर्चरी मतलब क्या है, 3 है, फिर से वही बात है, घूम फिर के कह रहे हैं क्या, तीनों मेजर न्यूट्रिएंट यहाँ पे पाए जाए, इसमें आपका अमोनियम पोटेशियम सल्फेट हो गया, डन। अगला आता है कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स में थोड़ा ध्यान रखना है आपको, क्या है कॉम्प्लेक्स की जब बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब 2 हो सकते हैं, अगर मान चलो 3 है तो कंप्लीट कह रहे हो, यहाँ पे क्या है 2, या हम कह सकते हैं 3 प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट हैं, और जबकि जो 2 प्राइमरी न्यूट्रिएंट है इन केमिकल कॉम्बिनेशन में बेसिकली प्रेजेंट है, ठीक है, ये इनका जो कंसंट्रेशन है 2 का, ये ज्यादा ही होगा, ठीक है, ज्यादा ही होगा, और केमिकल कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं, तो आप उसको कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, ठीक है, आपस में मिक्स है, सिंपल समझो और इजी करो इसको कॉम्प्लेक्स को। यानी कि आपके पास कोई फर्टिलाइजर है और वो फर्टिलाइजर आप कॉम्प्लेक्स तब कहोगे जब आप नाइट्रोजन फास्फोरस को एक साथ मिक्स कर दो। इनको आपने आपस में एक साथ मिक्स कर सकते हो कि नहीं, अगर कर सकते हो तो सही है, नहीं कर सकते हो तो कॉम्प्लेक्स नहीं है। समझे, क्या समझे, बोलो। फर्टिलाइजर कोई है यहाँ पे सिर्फ 2 न्यूट्रिएंट पाए जा रहे हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस, आप इनको दोनों को मिक्स कर सकते हो एक साथ,
तो आपको कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कब है? दोनों को मिक्स कर सकते हो ना। कहते हो कि ऐसे कौन से दो फर्टिलाइजर हैं इनको आपस में मिक्स कर सकते हो, ऐसे कौन से दो फर्टिलाइजर हैं इनको आपस में मिक्स नहीं कर सकते हो, तो वही कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ठीक है, फिर आता है आपका मिक्स फर्टिलाइजर। मिक्स फर्टिलाइजर बेसिकली क्या है? फिजिकल इनका मिक्सचर आसान होता है। स्टेट जो फर्टिलाइजर है इनमें 2 या 3 जो प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं बेसिकली पाए जाते हैं मिक्स फर्टिलाइजर, जो थ्रूआउटली इनको मिक्स कर सकते हो इंग्रेडिएंट और केमिकली मैनुअली आप इनको मिक्स कर सकते हो, वो आपके मिक्स फर्टिलाइजर हैं। ठीक है, चलो ये सिंपल क्लासिफिकेशन था, इसको आप देख सकते हो। एक और क्लासिफिकेशन आता है जो वैल्यू के बेस पे है, एक इसको हम हाई एनालिसिस और लो एनालिसिस कह देते हैं। बेसिकली एक वैल्यू आपको याद रखनी है, वो कितनी वैल्यू है तो उसको अभी बता दे रहा हूं। अगर आपका न्यूट्रिएंट का जो कंटेंट है, ठीक है, फर्टिलाइजर दैट हैव मोर देन 25% टोटल अवेलेबल न्यूट्रिएंट, तो उसको कहोगे लो एनालिसिस। और दूसरा आता है एक, हाँ अगर ज्यादा है तो आपका, अगर मोर देन है कितना 25 से ज्यादा है तो आप 25 से अगर ज्यादा है तो हाई है। ठीक है, मोर देन अगर 25 है तो हाई है, अगर लेस देन है तो आपका क्या है? अगर लेस देन है तो आपका लो एनालिसिस है। ठीक है, लो एनालिसिस है या आपका कह सकते हैं हाई एनालिसिस है। बताओ, लो एनालिसिस है। अगर मान चलो कोई ऐसा फर्टिलाइजर आपको देखने को मिल जाए जिसमें 25% ही हो, 25% हो, बताओ तब इसको क्या कहोगे? इसको लो कहोगे या हाई कहोगे? ये तो समझ गए, लो किसको कह रहे हो, हाई किसको कह रहे हो, वो तो सही है। लेकिन अगर कोई ऐसा न्यूट्रिएंट मिलता है जिसमें सिर्फ आपका 25% ही है तो क्या कहोगे? लो कहोगे, हाई कहोगे? ये क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट। अब आता है फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन। अब आता है हमारा फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन, खत्म कर लेते हैं इसको भी। तो फर्टिलाइजर को क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्टिलाइजर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारे पास नाइट्रोजन वाले होते हैं, ठीक है, फर्स्ट हमारा नाइट्रोजन, दूसरा हमारे पास पोटाशिक, तीसरे हमारे पास फॉस्फेटिक, तीसरे हमारे पास पोटासिक और चौथे हमारे पास कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। इनमें सब कुछ पाया जाता है, कुछ भी और भी चीजें यहाँ पे, कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, और भी चीजें यहाँ पे देखने को हमको मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर से। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर से बोलो फटाफट, बोलो, क्वेश्चन पूछा है ना कुछ आपसे, बोलो उसका क्या आंसर होगा, क्या कहोगे उसको? दो में बताओ आंसर, मीडियम नहीं। स्लो, उसको स्लो एनालिसिस कहोगे या फिर हाई एनालिसिस कहोगे? तो पहला आता है हमारे पास नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती हो, नाइट्रोजन जो प्रोवाइड करते हो वो आपके नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हैं। ठीक है, इनको हम 4 प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से 4 क्लासिफिकेशन हम इसमें कर सकते हैं? एक हमारे पास होते हैं जिसमें, यहाँ पे आ जाओ, एक हमारे पास आते हैं जिसमें नाइट्रेट के फॉर्म में, जो हमारे पास कह सकते हैं अवेलेबल है, नाइट्रेट के फॉर्म में अवेलेबल है। तो नाइट्रेट के फॉर्म में जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है, फर्स्ट सोडियम नाइट्रेट है, दूसरा हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट है। कैल्शियम नाइट्रेट इनमें न्यूट्रिएंट का कंटेंट याद रखना, न्यूट्रिएंट का कंटेंट याद रखना कितना पाया जाता है? चिली साल्ट पीटर भी इसको कह देते हैं। 16% आपको सोडियम नाइट्रेट में देखने को मिलेगा नाइट्रोजन, और कैल्शियम नाइट्रेट में आपको 15.5 कह सकते हो आप, इसको पाया जाता है। ठीक है, इन नाइट्रेट फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन जो है NO3 नाइट्रेट के फॉर्म में पाई जाती है, नाइट्रेट के फॉर्म में यहाँ पे पाई जा रही है, और इसमें ये फर्टिलाइजर आपके सोडियम नाइट्रेट और या चिली साल्टपीटर कह दो या फिर आपको कैल्शियम नाइट्रेट आता है। ठीक है, फर्स्ट हो गया। दूसरा आता है हमारा अमोनियम फर्टिलाइजर। ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें जो कंटेंट हम कह सकते हैं, जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो अमोनियम के फॉर्म में अवेलेबल है। तो इसमें कौन सा आता है? अमोनियम फर्टिलाइजर में पहला आता है अमोनियम सल्फेट, ठीक है, दूसरा आता है अमोनियम फॉस्फेट, तीसरा आता है अमोनियम क्लोराइड, चौथा आता है एनहाइड्रस अमोनिया, पांचवा आता है हमारे पास ये अमोनियम सोल्यूशन। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रोजन है ये आपका 20.6% पाया जाता है या 21% के करीब, और सल्फर लगभग 24%। फिर आता है अमोनियम फॉस्फेट, तो दो चीजें हैं, अमोनियम यानी कि नाइट्रोजन भी होगा, लगभग 20% नाइट्रोजन होता है और लगभग 16% आपका, इसमें ये कंसंट्रेशन 2 प्रकार से देखने को मिलता है, या तो 20 और 20 देखने को मिलेगा या 16-20 देखने को आपको मिल जाएगा। फिर आता है अमोनियम क्लोराइड, इसमें आपको 26% मिलेगा। एनहाइड्रस अमोनिया, ये इंडिया में यूज नहीं होती है और बेसिकली ये लिक्विड फॉर्म में होती है, सबसे ज्यादा इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, 82% के करीब, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये आपके फॉरेन देश में, इसको फॉरेन में बेसिकली यूज तो इसको ज्यादा नहीं किया नहीं जा रहा है, एनहाइड्रस अमोनिया को, लिक्विड फॉर्म में होती है तो यूज करना बहुत मुश्किल रहता है। ठीक है, अगला आता है नाइट्रेट और अमोनियम दोनों फॉर्म में जहां पे आपको मिलता है। ठीक है, यानी कि नाइट्रेट फॉर्म में भी होगा और अमोनियम फर्टिलाइजर दोनों फॉर्म में हमको देखने को मिलेगा। इसमें एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट हमारा आता है अमोनियम नाइट्रेट, दूसरा आता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तीसरा आता है हमारा अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। ठीक है, तो जो अमोनियम नाइट्रेट है पूछा गया है इसको काफी बार, 33% नाइट्रोजन यहाँ पे देखने को मिलती है, और जो आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है यहाँ पे आपको 25% देखने को मिलती है। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में 26% आपको नाइट्रोजन का कंटेंट देखने को मिलता है। और लास्ट में हमारे पास आता है जिसमें अमाइड के फॉर्म में आपको जो नाइट्रोजन है वो मिलता है। एक तो आपका यूरिया हो गया, दूसरा हमारे पास कैल्शियम साइनामाइड हो गया। ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड हो गया। यूरिया में आपको सभी को पता है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, नाइट्रोजन का बेस्ट सोर्स है, और 21% आपको कैल्शियम जो साइनामाइड है इसमें देखने को मिलता है। दोनों में अमाइड फॉर्म में आपको जो नाइट्रोजन है वो देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं हमारे पास अगले
जो कि हैं हमारे फॉस्फेटिक, या हम कह सकते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। इसमें क्या होता है, जो कह सकते हैं न्यूट्रेंट जो है, न्यूट्रेंट पाए जाते हैं और इन द फॉर्म ऑफ P2O5, ठीक है, P2O5 कह सकते हो। क्लासिफिकेशन इसका करते हैं, तो क्लासिफिकेशन की अगर बात करेंगे 3 ग्रुप में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 3 ग्रुप हैं, आगे आ जाते हैं। तो पहला है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, जो कि वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। कहाँ, ये वाटर में आपके सॉल्यूबल देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ पे क्या है, ये वाटर में सॉल्यूबल रहेंगे, ठीक है। एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल पोटासिक फर्टिलाइजर, इसमें आपके पास सिंगल सुपर फास्फेट है, डबल सुपर फास्फेट है, ट्रिपल सुपर फास्फेट है, और आपके पास फोर्थ में अमोनियम फास्फेट है। एसएसपी 16%, डीएसपी इनका डबल डबल करते जाना, ठीक है, 16 1 16, 16 दूनी 32, 16 48, ऐसे याद कर लो, और ज्यादा अपनी लोकल में याद करो, याद रहेगा। 16% नाइट्रोजन सिंगल में, 32% नाइट्रोजन डबल में, और ट्रिपल में आपका जो है 46% नाइट्रोजन देखने को मिलता है। अमोनियम फास्फेट आपको 20% इसमें फास्फेट देखने को मिलेगा। अगला आता है हमारे पास जो कि सिट्रिक एसिड में सॉल्यूबल है, और साथ ही साथ ये किसमें, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कंटेनिंग सिट्रिक एसिड सॉल्यूबल, और साथ साथ फास्फोरिक जो एसिड है इसमें सॉल्यूबल है। या हम कह सकते हैं कि जो डाई फास्फेटिक एसिड है इसमें इसके रूप में पाया जाता है। पहला हमारे पास है बेसिक सिलेट, दूसरा हमारे पास है डाई कैल्शियम फास्फेट, थर्ड हमारे पास है रेमनियम फास्फेट। तो बेसिक सिलेट बताया भी था, राइस में हम यूज कर लेते हैं, तो लगभग यहाँ पे आपका 14 से 18% देखने को मिलता है, और डाई कैल्शियम फास्फेट में 34 से 39% मिलता है, और आपका रेमनिया जो फास्फेट है इसमें 23 से 26% मिलता है। अगला आता है हमारे पास फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, जो कि नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, और सिट्रिक एसिड कंटेनिंग इनसॉल्युबल फॉस्फेटिक एसिड, ठीक है, या हम कह सकते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेटिक में आते हैं। इसमें एक आपका रॉक फॉस्फेट है, सेकंड आपका रॉ बोन मिल है, और थर्ड हमारे पास है स्टीम्ड बोन मिल, ठीक है। तो रॉक फॉस्फेट में 20 से 40% आपको देखने को मिलेगा P2O5, और रॉ बोन मिल है यहाँ पे आपको 20% देखने को मिलता है, और स्टीम्ड बोन मिल है यहाँ पे आपको 22% देखने को मिलता है P2O5। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। फिर आते हैं लास्ट में हमारे पास पोटेशिक फर्टिलाइजर, ठीक है, पोटेशिक फर्टिलाइजर अगर यहाँ पे हम चर्चा करें तो बेसिकली यहाँ पे K2O5 की फॉर्म में मिलता है आपको, K2O की फॉर्म में, और पोटेशियम जो फर्टिलाइजर है इनको हम K2O, इसमें जो न्यूट्रेंट अवेलेबल रहता है K2 की फॉर्म में रहता है, ठीक है, और ओनली प्रिफर्ड पोटास के फॉर्म में प्रिफर करता है। ये पोटेशिक आपके फर्टिलाइजर इस तरीके से देखने को मिलते हैं। क्लासिफिकेशन अगर हम इसका करेंगे तो एक हमारे पास फर्टिलाइजर हैविंग पोटेशियम, इसमें क्लोराइड की फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे क्या है, जो कंटेंट है ये क्लोराइड की फॉर्म में, इसमें KCl आता है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है KCl, म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसको हम कहते हैं, ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% यहाँ पे देखने को हमको परसेंट KCl में देखने को मिलता है। अगला है फर्टिलाइजर हैविंग पोटेशियम और नॉन क्लोराइड के फॉर्म में देखने को मिलता है। सल्फेट ऑफ पोटेशियम हो गया, सल्फेट ऑफ पोटास मैग्नीशिया हो गया, जिसको हम डबल साल्ट मैग्नीशियम उसमें देखने को मिलता है, और फिर आपको KNO3 हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है KNO3। इसमें आपका म्यूरेट ऑफ पोटास आता है, ठीक है, 60% है। इसके अलावा आपका पोटेशियम सल्फेट है, या इसको पोटेशियम सल्फेट ऑफ पोटास भी कहते हो। हमारा थर्ड जो है ये पोटेशियम नाइट्रेट है, और फोर्थ हमारे पास है पोटेशियम मैग्नीशियम, ठीक है। KCl में 60% आपका K2 है। सल्फेट ऑफ पोटास की बात करें 48 से 52% आता है, याद होगा आप सभी को। फिर आपका जो पोटेशियम नाइट्रेट है यहाँ पे 44% K2 है, और 13% नाइट्रोजन भी मिलता है, और पोटेशियम मैग्नीशियम जो सल्फेट है 22% आपको नाइट्रोजन यहाँ पे मिलेगा, और 11% यहाँ पे मैग्नीशियम भी मिलता है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। फिर आते हैं कुछ फर्टिलाइजर, इनको इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना एक बार, ठीक है, याद होता है तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ जो टिक कर देता हूँ उनको याद करना। एक जिप्सम याद कर लेना, ठीक है, TSP, और आपका बोरेक्स और बोरिक एसिड, 4 तो याद ही कर लेना। कैल्शियम नाइट्रेट की बात करेंगे, 19.4% कैल्शियम यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। जिप्सम में 29% कैल्शियम पाया जाता है, 18.6% आपको सल्फर मिलता है। रॉक फास्फेट 33.1% कैल्शियम मिलता है, और SSP में बताया था 20% के करीब कैल्शियम मिलता है। TSP 14% कैल्शियम भी देता है ये। इप्सोन साल्ट 10% मैग्नीशियम भी देता है। कॉपर सल्फेट 11.4% सल्फर देता है, और 21% कॉपर भी देता है। एलिमेंटल सल्फर 100% सल्फर यहाँ पे पाया जाता है, कुछ एलिमेंटल सल्फर एलिमेंट के फॉर्म में ये। जिंक सल्फेट 18% सल्फर है, और 36.4% यहाँ पे जिंक पाया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट 26% मैग्नीशियम पाया जाता है। फेरस सल्फेट 19% फेरिक यहाँ पे है। बोरक्स में 11% बोरान है, और आपका बोरिक एसिड है यहाँ पे 18% बोरान देखने को हमको मिल रहा है। एक बार इस लिस्ट को याद कर लेना, याद करना बहुत है आज, है ना। फिर हमारे आते हैं फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर, इनका क्लासिफिकेशन बेसिकली सिट्रिक एसिड में सॉल्युबल है कि नहीं है, उसमें मैंने आपको ये पढ़ा दिया अभी तक, ठीक है। देख लेना, वाटर सॉल्युबल SSP हो गया, सब कंटेंट आपको मिल चुका है, ठीक है। 16% है DSP है, ये भी हो गया हमारा। सिट्रिक एसिड ये भी हो गया, पीछे करा दिया। यहाँ पे आ जाते हैं कन्वर्जन फैक्टर पे। तो कन्वर्जन फैक्टर बेसिकली इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमको
अब परसेंट P2O5 में कन्वर्ट करना है, हमारे पास फास्फोरस दिया गया है तो इसका फैक्टर होता है 2.29, और हमें अगर फास्फोरस में कन्वर्ट करना है, हमारे पास P2O5 की वैल्यू दी है 0.43 से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो हमारा कन्वर्जन फैक्टर फास्फोरस के लिए हो गया। दूसरा आता है पोटास के लिए। तो पोटास में बेसिकली क्या करते हैं, अगर हमारे पास परसेंट के दिया गया है और K2 में कन्वर्ट करना है तो 0.83 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपके पास परसेंट K2 दिया है और हमें परसेंट में चाहिए तो 1.20 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डन, याद हो जाएगा, ज्यादा तो नहीं हो गया। अभी बायो फर्टिलाइजर बचे हैं, कर लेते हैं, थोड़ा बचा है कि बायो फर्टिलाइजर कल करें। बताओ बताओ बताओ, इतना रखें। इसमें कुछ चीजें हैं वो आपको जाननी पड़ेंगी। बेसिकली अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हमारा हो गया, और ठीक है, इसको कर लेते हैं। उड़ गया, क्या उड़ गया? कल एक स्लाइड और बची है, इसको कर लेते हैं। बायो फर्टिलाइजर हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर एक होता है ग्रेड, एक होता है फर्टिलाइजर ग्रेड। उड़ नहीं गया, उसको थोड़ा ध्यान रखना ना। अभी बस एक स्लाइड कर लेते हैं, फिर कल कर लेंगे। इसमें आता है एक फर्टिलाइजर ग्रेड। फर्टिलाइजर ग्रेड बेसिकली ये बताता है कि गारंटेड परसेंटेज ऑफ द न्यूट्रेंट, कि इतना गारंटी परसेंट हमको न्यूट्रेंट मिलेगा ही। अगर फर्टिलाइजर ग्रेड बात करें तो याद रखना, कुछ सब भूल जाओ, सिर्फ ग्रेड याद रखो। फर्टिलाइजर ग्रेड क्या होता है? फर्टिलाइजर ग्रेड हमको ये बताता है कि गारंटी हमें मिलती है अबाउट द न्यूट्रेंट कंटेंट ऑफ द फर्टिलाइजर इन टर्म ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो भी उसमें होगा इतना तो परसेंट होगा ही। दूसरा आता है फर्टिलाइजर रेशियो। अब रेशियो क्या है? उस रेशियो में प्रोपोर्शन में है नाइट्रोजन एनपीके कितना है, 19:0, तो ये हो गया, ठीक है। जिस भी रेशियो में बताया गया उस रेशियो में आपको मिलेगा, वो रेशियो होता है। फिर आता है फिलर। फिलर बेसिकली क्या होता है? अब न्यूट्रेंट मान चलो हम कह रहे हैं यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, और क्या है, अब 46 और जितना बचा है क्या है, ये फिलर्स है, ठीक है। जो अलग, जो मतलब अलग वेट होता है न्यूट्रेंट के अलावा, जो चीजें होती है वो फिलर्स होती हैं, ठीक है। बेकार कबाड़ कह सकते हो उसको, ठीक है। फिर आता है हाइग्रोस्कोपिटी। बेसिकली क्या है हाइग्रोस्कोपिटी? यही होता है कि अगर पानी एब्जॉर्ब कर ले रहा है आपका फर्टिलाइजर, देखते नहीं यूरिया को आप नमी में रख दो तो वो पत्थर बन जाती है, तो वही हाइग्रोस्कोपिटी होती है। फिर आते हैं हमारे इसमें स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, कुछ हमारे पास कोटिंग वेरिएंट है, कुछ आपके मॉडिफाइड फॉर्म है। तो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, याद रखना, ठीक है। बस ये खत्म। तो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर में हमारे पास आइसोब्यूटाइल डायूरिया है, जिसको IBDU के नाम से जानते हो। CDU आपके पास है, यूरिया फॉर्म है। ये क्रोटोडिलाइडेड यूरिया है आपकी CDU, और ये यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड है। नाइट्रोजन याद रखना 31 से 32% IBDU में पाई जाती है, CDU में 32.5% पाई जाती है, और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में 38 से 42% पाई जाती है, ठीक है। कोटिंग बेरियल क्या है? सल्फर। जब हम अभी क्या हुआ था यूपी में, अब बताते हैं आपको, ठीक है, आपको बताते हैं। सब लोग हार्ट भेजो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। शराबियों कहाँ है? कोई है ऐसा क्लास में जो नशा वशा करता हो? आपके लिए है ये जानकारी। क्या था कि जो यूरिया थी, यूरिया को क्या कर रहे थे, जो शराब वाले अपनी शराब बनाने में इस्तेमाल कर रहे थे। सोचो, हम यहाँ प्लांट उगाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी शराब बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो यूरिया आती थी बहुत सस्ती मिलती है, 260 की बोरी मिल जाती थी। अब तो पता नहीं महंगा हुआ क्या हुआ, महंगा ही हुआ है बेसिकली। तो उसको वो यूज करने लगे, अपनी शराब बनाने में यूज करने लगे। सरकार ने किया, उस पर सल्फर कोटिंग कर दी। ये जो यहाँ पे कोटिंग बैरियर लिखा है, ये कोटिंग इसीलिए है भाई, शराबियों से कैसे बचाएं इस यूरिया को, है ना। प्लांट के लिए, खाने के लिए हमने कुछ बनाया, वो अपने खाने के इस्तेमाल कर ले रहे हैं, है ना। तो हमने सल्फर कोटिंग कर ली। पहले क्या होता था, जो शुगर के नहीं, गन्ने की जो गुड़ बनती है, गुड़ को इस्तेमाल करते थे शराब बनाने में, तो वहां पे ये सल्फर कोटिंग करनी हमको पड़ गई। ये इसी के अलावा सल्फर जो ग्रेनुलस है, और एक ग्रोमोर है, ग्रोमोर याद रखना, ये आपका यूरिया और अमोनियम फॉस्फेटिक, इसका ग्रेड होता है 29 का, तो हमारे पास है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इतना हमारा पोर्शन हो गया। तो कल हम लोग जो हमारा बायो फर्टिलाइजर है यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, समझ आ गया सारा कुछ? समझ गए सब कुछ? कुछ डाउट तो नहीं? कोई डाउट तो नहीं किसी का? बायो फर्टिलाइजर हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। हमारा यहाँ तक हो गया, इनको याद कर लेना। जो जो मैंने टिक किया है उसको तो आप एक बार, अभी अगर मन नहीं कर रहा है, मन तो चलो अलग बात है, ठीक है। ठीक है, समझ गए सब कुछ? कोई डाउट तो नहीं किसी का? कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ, समझ रहा हूँ आपकी स्थिति, समझ रहा हूँ, अच्छे से समझ रहा हूँ ना। इसी टॉपिक है, पहले से पढ़े भी रखे हो हम लोग,
चलो ठीक है, चलो फिर रेस्ट करो, कल हम पढ़ेंगे अपना बायो फर्टिलाइजर वाला पोर्शन, उसको थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे। कि कर लें, आज ही कर लें? नहीं, रो दोगे फिर तुम लोग। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, फिर एमसीक्यूज भी हम लोग कल ही कर लेंगे, इसके कंप्लीट एमसीक्यूज कर लेंगे डिटेल में, है ना। बायो फर्टिलाइजर कल ही पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को, थैंक यू। ठीक है, आज एमसीक्यूज करना है, एमसीक्यूज बताओ, करना है एमसीक्यू? बताओ तो करवा दे एमसीक्यूज। चलो ठीक है, कल ही कर लेंगे हम लोग कंप्लीट, जब हमारा हो जाएगा तब उसको एमसीक्यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, किसी का डाउट वगैरह हो तो पूछ लो, फिर हम लोग क्लास को वाइंड अप करते हैं। बताओ। ठीक है, ओके डन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए, गुड नाइट।